बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू ज़ैद है। उम्मीद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते तो मेरा नाम अबू ज़ैद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फ़ज़ल से और आप सबकी दुआओं से यार मेरी TCC 32 की SSB क्लियर हो गई है आज, जो कि ISSB कोहाट में हुई थी 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। तो यार मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या होता है, कौन सा ड्रेस पहने, कैसी तैयारी करें, सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो शायद इसके मैं वीडियो के 4 पार्ट कर लूँ, यानी कि अराइवल डे, डे 1, डे 2 और डिपार्चर डे इस तरह कर लूँ, क्योंकि फ़ाइल साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना और काफ़ी लोगों को देनी है। और इस सारी वीडियो के एंड पे जब मैं चारों पार्ट अपलोड कर दूँगा, उसके बाद शायद मैं ये यूट्यूब पे करूँ, जहाँ पे भी करूँ, अगर चारों वीडियो के पार्ट्स के बाद भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, या अगर मैं आपके साथ ऐड नहीं हूँ तो जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या ऑडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपको ये है वहाँ पे आप कमेंट कर लें, तो मैं आपको रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर कर दूँगा। अब ये वीडियो है अराइवल डे की, तो इससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा यार, ISSB लोगों ने इसे ना बहुत ही, यानी कि हाइप क्रिएट की हुई है कि अंदर ऐसे होता है, फैसे होता है। यार कुछ भी नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल सीन है, सुकून वाला सीन है। और कुछ ये आप देखिए, उधर जाके आपका कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ आप हैं। यानी कि वो जाते हैं, वो बताते हैं यार कि आप, यानी कि हमारे पास ये नहीं है कि हमने इतने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, इतने करने हैं। हमारे पास ये है कि जो काबिल है, जो डिज़र्व करता है, उसे सेलेक्ट होना चाहिए। तो आप लोगों का जब आएगी ISSB, तो इंशाल्लाह आप लोग जब पहले दिन जाएंगे तो यार जाते हुए मैं ज़रूर कहूँगा यार, जाते हुए दुआ शुआ करते हुए जाएँ, ठीक है। क्योंकि ISSB मेन चीज़ है दुआ पे आप लोगों की। तो यार दुआएं शुआएं लेके जाएं, और सदका शदका अगर आप दे सकते हैं तो यार देते हुए जाएं। तो अब हम तो रावलपिंडी से गए थे, और हम मिलिट्री कॉलेज वाले कोई 7-8 दोस्त इकट्ठे हाईएस में गए थे। अगर रावलपिंडी वगैरह से जाएँ तो हाईएस वगैरह बहुत चल रही होती हैं, और बिल्कुल ISSB के गेट के सामने उतार देती हैं आपको। तो उन्होंने हमें गेट के सामने उतारा है, तो वहाँ पे एक जगह गए, वहाँ पे उन्होंने हमारे कॉल लेटर्स चेक किए हैं, शनाख्ती कार्ड देखा है, और शनाख्ती कार्ड देखा, कॉल लेटर चेक किया, और हमें ना टेम्परेचर चेक किया, और हमें ISSB सेंटर के अंदर हमें दाखिल कर लिया। अब जैसे हम ISSB सेंटर के अंदर दाखिल हुए हैं, वहाँ पे हमारा यानी ये, क्योंकि हमें तो कहा हुआ था मास्क और ग्लव्स वगैरह लेकर आने अपने साथ, तो उन्होंने हमें एक कप का गिलास दिया है, एक हमें रेड बॉल पेन दिया है, और हमें यानी कि रेड बॉल पेन दिया था, एक गिलास का पानी गिलास दिया था, प्लास्टिक गिलास, और शू कवर दिया था। ये सारी चीज़ें देख के, टेम्परेचर वगैरह देख के अंदर चले जाते हैं आप। वहाँ पे यानी कि लंबी लाइन होती है, बहुत ख्वारी है, बट यानी कि आप यहाँ पे सब्र सुकून हो तो हमल से रहने हैं बस। अंदर जाएंगे आपको, अच्छा सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ यार यहाँ पे, कि मैं आप लोगों को बताऊँ यार कि ये वीडियो मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, इस एक एक डिटेल दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। इसके अलावा यार आपको किसी और बंदे की ना बात सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद की हैं, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर अमल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हुआ हूँ। और आप भी अगर इस किस्म की लाजमी नहीं, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो बातें मैंने की हैं, जिन सवालों के जवाब मैंने दिए, आप भी वो दे तो आप रिकमेंड होंगे। आप बस ओरिजिनल रहने, और आपने रहने, फेक आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं आपको अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। जाएंगे अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन जमा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बैरक्स के सामने चले जाएंगे। अब हम उधर ISSB कोहाट में थे, तो एक जनाब बैरक थी, एक इकबाल बैरक थी, एक और बैरक थी। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे हम नहाए वगैरह नहीं, वहाँ पे गए, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप लोग ना शावर वगैरह कर लें, कपड़े वगैरह चेंज करके आ जाएँ और आपको रूम अलॉट हो जाएँ। अभी क्योंकि हम मिलिट्री कॉलेज के 7-8 लोग एक साथ थे, तो हमने क्या नहाए वगैरह, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था यार, वॉशरूम्स के आगे लोग खड़े हुए थे। तो हमने तो भाई यहाँ पे बस बाल अपने हल्के से मुँह हाथ धोया, और हमने कहा बस ठीक है, हमने नहा लिया। हम स्टाफ के पास चले गए, स्टाफ ने हमें रूम अलॉट कर दिया। हमारा था J12, यानी कि जौहर बैरक का 12 नंबर डोम, ठीक है। इसके बाद फिर हम नहा नू लिए, उसके बाद हमें एक जगह नाश्ता वगैरह खाना वगैरह होता रहता है। ये मैं आप चीज़ें आप लोगों को नहीं बता रहा, वो आप लोगों को मिलती रहती हैं, कैंटीन भी है, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो उसके बाद हम गए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए हैं, और हमें एक दे दिया हमारा चेस्ट नंबर। अब ये जो चेस्ट नंबर है, ये होता है कि आप लोगों का ISSB के मेन चेस्ट नंबर, यानी कि मेन जो ओरिजिनल चेस्ट नंबर है वो आपका ही है।
मेरा चेस्ट नंबर, जैसे लोगों का चेस्ट नंबर था, किसी का 137 था, किसी का 157 था, इस किस्म के आपको कोई ना कोई चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और ये 1 से शुरू होता है और जितने तक होता है। तो हमारे थे 7 से 10 वाले बैच में 222 लड़के थे, जो हमारे 1 से शुरू होकर 222 तक था लोगों का चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर आपको लॉट होकर आपकी पिक्चर होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा यार ड्रेसिंग देखिए, शलवार कमीज़ पहन के चले जाएँ या जो भी ऐसे आप पहन के पहले दिन ऐसे जाएँ जिसमें अगर आप पिक्चर खींचें तो आप अच्छे लगें। यानी कि शलवार कमीज़ में अगर आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आप शलवार कमीज़ पहन लें। मैंने तो बस एक ग्रे शर्ट प्लेन टी शर्ट पहनी हुई थी, तो इसका इतना सीन नहीं है। बस पहले दिन आकर ये चीज़ें होंगी, ठीक है, आपकी पिक्चर वगैरह होगी, फिर आप कमरे वापस आ जाएंगे, खाना शाना होगा। उसके बाद पहले डे का यानी कि ये अराइवल डे, डे 1 नहीं है बल्कि ये अराइवल डे है। इसके बाद होगी आपकी फॉर्म फिलिंग। उसके लिए आप लोगों को ले जाएंगे जौहर हॉल, ठीक है। आप शू कवर पहनेंगे, ग्लव्स वगैरह पहनेंगे, थोड़ी सी खुआरी वगैरह होती है, थोड़ी बहुत इंतज़ार टाइम काफ़ी करना पड़ता है, बट जब आपको इंतज़ार का टाइम मिले ना उस वक्त आप यार दुआ शुआ करें, बस अल्लाह आप सबको कामयाब अता फरमाए। तो हम जौहर हॉल के अंदर बैठ के, ठीक है, वहाँ पे हमें ना सबको एक फॉर्म में ये 2 फॉर्म भी होते हैं, एक साइक का फॉर्म है, या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसमें बेसिक्स ये होते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैट्रिक एफएससी आपने कहाँ से किया है, कितने नंबर आए थे, मैट्रिक का रोल नंबर आपका क्या था, और आप हॉस्टल में रहे हैं तो कितने साल हॉस्टल में रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन भी नेट पे मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो नेट से आप ये डाउनलोड करके एक दफ़ा फिल कर लें और बेसिक चीज़ें यानी कि याद रखें कि टोटल फैमिली इनकम कितनी है, कितने भाई बहन हैं, क्या क्या उनकी एजेस हैं, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। तो इस तरह टोटल यार इसमें आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो भी लिखना है ना यार सच लिखो, ठीक है, और याद रखो कि आपने क्या लिखा था। क्योंकि आगे इस वक्त मैं आपको इंटरव्यू बताऊंगा, उसमें यानी कि मेरे से ये सवाल किए जो मैंने लिखा हुआ था कि फ़ैमिली इनकम कितनी है, हॉस्टल में कौन से एजेस में रहे हो, फ़लाँ इस तरह डिफरेंट चीज़ें ना। तो सच लिखो, जो लिखो वो आप याद रखो कि यार मैंने ये चीज़ लिखी थी, और यानी कि आपको पता हो कि आपके फादर की उम्र कितनी है, आपकी मदर की उम्र कितनी है, इस किस्म की। तो आप जो रोल से बस ये फॉर्म फिलिंग होती है बेसिक्स यार आपके, और वो आराम आप सबको बताते रहते हैं। आपको ओवर एफिशिएंट वहाँ पे नहीं होना कि आपके यहाँ बस नाम शाम सारा कुछ है, वह फटाफट फिल करके आप बैठ जाएँ, ऐसा तो नहीं। वो सारों को साथ लेके जाते हैं, वो कि नाम लिख दें आप अपना, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती वहाँ पे बंदा पूछ लेता है। बहुत ही नॉर्मल सीन है, कोई फुल चिल सीन है यार, कुछ भी नहीं होता है इस चीज़ में, ठीक है। आपके पहले दिन में आपके फॉर्म फिलिंग है और उसके बाद आप घर आ जाते हैं अपने, और घर कह रहा हूँ सॉरी घर नहीं, यानी कि आप अपने रूम्स में आ जाते हैं। फिर खाना वगैरह होता है, रात को 10 बजे आप सो जाते हैं। यह आपका है अराइवल डे। तो इसके बाद अभी सेकंड मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा डे 1 में हमारा क्या हुआ था। तो फ़िलहाल ये है अराइवल डे, और इसमें इतना सीन नहीं होता, बस आपने जाना है, आपने फॉर्म फिलिंग करनी है। बस फॉर्म फिलिंग में बेसिक्स आपने चीज़ें लिखनी है। नेट पे आपको ऑनलाइन फॉर्म्स भी मिल जाएंगे जो आप फिल कर लें। और हाँ यार इसमें सॉरी यहाँ पे आप लोग ना मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने याद रखें कि आपका मेरिट क्या है, यानी कि आपकी अच्छी खूबियाँ क्या हैं, आपके डीमेरिट्स क्या हैं, आपकी बुरी खामियाँ या आपकी बुरी खूबियाँ या आप में बुरी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जो लिखें याद रखें, ठीक है ये बात। और ये अच्छा ऐसे नहीं आता कि आपका मेरिट क्या है या आपका डीमेरिट क्या है। मेरिट होता है आपकी अच्छी चीज़, वो कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि इन फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके दोस्त की आपके बारे में क्या राय है, तो उसमें आप अपनी अच्छी चीज़ें लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा था कि आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम गुड इन स्टडीज़, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। तो आप इस तरह की चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। डीमेरिट्स कभी बार आता है, मेरी डीमेरिट्स क्या हैं, कभी बार आता है कि मेरा दुश्मन है जो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो आपको दुश्मन है तो आपके बारे में बुरी चीज़ें सोचेगा। तो मैंने इसमें लिखा था कि मैं फजूल खर्च हूँ, और मैंने लिखा सिंपल, क्योंकि मैंने जीके प्रिपेयर करके गया नहीं था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं वीक इन जीके, वीक इन जनरल नॉलेज। हालांकि ये किसी से सवाल हुआ भी नहीं था जनरल नॉलेज का, मैंने वैसे लिख दिया। आगे था वीक इन जनरल नॉलेज मैंने लिख दिया था, और एक और लिखा था कि आई एम टॉकटिव व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स। तो अपने मेरिट्स डीमेरिट्स याद रखो, अपनी हॉबीज़ याद रखो, और जो भी लिखोगे हॉबीज़ वगैरह में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने वीडियोग्राफी लिखा था, मुझे पता था कि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ या वीडियो एडिटिंग करता हूँ, जो भी मैंने डायरी राइटिंग लिखा था। जो भी हॉबीज़ मेरिट्स या डीमेरिट्स लिखोगे उसके बारे में सवाल अपने जहन में रख लो और उसके सारे जवाब बना के जाओ। और खुदा के लिए वहाँ पे झूठ ना लिखना, ओवर एफिशिएंट या शोधा बनने के लिए वहाँ पे वो चीज़ें मेरिट्स हैं। जैसे लोग गार्डनिंग वगैरह लिख देते हैं, चीज़ें जो नहीं करते ना लिखो। अब मैंने अपनी हॉबी में लिखा था वीडियो गेम्स, और मैं लिखा था एक्स्ट्रा वैकेंट, तो वो कहते हैं आप गेम्स खेलते हो, मैं कहा यस सर।
तो अभी एक्स्ट्रा वगैरह मैंने कह दिया था सर मैंने गेमिंग कंप्यूटर लिया हुआ है, पैसे लगाए, यानी कि मैं फजूल खर्च हूँ। तो इस किस्म का आपने कवर अप करना है, ठीक है। और डीमेरिट्स में कभी भी अपने करैक्टर पे कोई बात आने नहीं देनी, यानी कि बुरी आदत नहीं लिखनी कि आई एम लाइक मैं गाली देता हूँ, मैं अब्यूज़र हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी आपने, ठीक है। अच्छे मेरिट सोचो, अच्छे डीमेरिट सोचो, और बस जो लिखो वो याद रखो, ये वादा रखना, दिमाग अपना होशियार रखना। क्यों बैठे बैठे वहाँ पे नींद बहुत आती है, जोर हॉल में एसी चल रहा होता है और घंटा 2-3 घंटे तो बैठना पड़ता है, तो नींद बहुत आती है वहाँ पे, पर आपने वहाँ पे जागे रहना है, ठीक है। और अपने 100% अपने दिमाग को यूटिलाइज़ करना है, और वहाँ पे जो लिखना है वो याद रखना है और सोच समझ के लिखना है, और कटिंग शटिंग खुदा के लिए ना करना, और राइटिंग वगैरह अपनी अच्छी रखना। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप जाएंगे रात को सो जाएंगे, ठीक है। ये आपका अराइवल डे ख़त्म हो गया। अब डे 1 मैं दोबारा बनाता हूँ, यानी कि नेक्स्ट क्लिप में आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये है पार्ट 2, यानी कि फ़र्स्ट डे ऑफ ISSB, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट डे जो असल में काउंट किया जाता है एज अ फ़र्स्ट डे, ठीक है। पहले आपका अराइवल डे था जिसमें आपकी सर डॉक्यूमेंट्स चेक, आपको चेस्ट नंबर अलाउट हुआ, और आपकी पिक्चर्स हुई, और आपके फॉर्म फिलिंग हुए। वो वीडियो में, उस ऑडियो में मैंने आपको सारा बता दिया था आपको क्या करना है। सो दिस इज़ द डे 1। अब डे 1 ऑफ ISSB, यानी कि हम 7 को गए थे, तो ये है 8 अगस्त 2020 TCC 32 के लिए कोहाट में। तो हमें सुबह तकरीबन 3 बजे हम लोगों ने जगाया। 3 बजे हम उठे हैं, उसके बाद हमने वज़ू वगैरह किया, तहज्जुद पढ़ी है, नहाए धोए हैं, ठीक है, तैयार हो गए। 3:30 बजे नाश्ता किया हमने, सॉरी 4 बजे नाश्ता होता था, 3 बजे गया, 4 बजे तक नमाज़ पढ़ के तैयार हो के हम लोग PT किट में, सुबह में PT किट में बनाया था। डे 1 में PT निकर और PT शर्ट और शूज़ में ना, क्योंकि GTO का टास्क होने हैं, तो हम ये सारी चीज़ें पहन के हम नाश्ता वगैरह किया, ठीक है। और अगर आप PT किट निकर या ये शर्ट वगैरह नहीं लेके जाते तो वहाँ पे कैंटीन से मिल जाती है, तो वो आप अपने अराइवल डे पे वहाँ से ख़रीद लेना शाम के वक्त कैंटीन से, ठीक है। अभी आपका डे 1 है GTO, डे 1 जो कि कहा जाता है GTO का डे, जो यानी कि स्टार्टिंग में GTO के ऑब्स्टिकल काम होते हैं और उसके बाद साइक के टेस्ट होते हैं। अब ये थोड़ी वीडियो ऑडियो या जो भी वीडियो है होगी, जहाँ भी है, आप थोड़ी लंबी होगी, तो ये तसल्ली से सुने आप, ठीक है, और नोट वगैरह करते रहें साथ। तो डे 1 है, आप लोगों ने नाश्ता किया है, वापस आके अपनी नमाज़ पढ़ी है, वहाँ पे आपके फॉलन वगैरह हो गया, आपको जौहर हॉल के बाल खड़ा कर दिए आप PT किट में सारे, फिर आपको जौहर हॉल के अंदर जाके बैठा दिया, ठीक है। आप वहाँ पे आप चेस्ट नंबर वाइज बैठते हैं, जो कि आपकी मेन चेस्ट नंबर होती है। चेस्ट नंबर 1 से लेके चेस्ट नंबर 222 थे हमारे, तो हम चेस्ट नंबर वाइज बैठे हुए थे सारे। अब इस दिन में क्या होते हैं अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं यार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बात मुझे अभी तक किसी ने बताई नहीं थी, जो कि हमें उधर जाके पता चला है कि देखें 12 बंदों का ग्रुप बनता है। हर GTO जो है वो अपने साथ 12 बंदे लेके जाएगा, और 12 बंदे का एक ग्रुप होगा, और उस GTO ग्रुप इसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि 12 बंदे का एक ग्रुप है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर ग्रुप का अपना अलग, यानी कि एक अगर GTO जो मेरे ग्रुप का है ना, वो किसी और ग्रुप का नहीं है। जो डिप्टी प्रेसिडेंट मेरे ग्रुप का है वो किसी और ग्रुप का नहीं है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट मेरे ग्रुप का है, वो किसी और ग्रुप का नहीं है। यानी कि हर 12 बंदे का अपना स्पेसिफिक 2 GTO होते हैं। हमारे साथ पता नहीं कुछ के साथ एक मेल GTO होता है, या एक साइकेट्रिस्ट जो भी, यानी कि GTO के दौरान 2 बंदे आपके साथ होते हैं। यानी कि हर ग्रुप का अपना सारा कुछ है। यानी जो GTO है, साइकेट्रिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है और डिप्टी प्रेसिडेंट है, ये 3 बंदे हैं, ये हर ग्रुप के अपने स्पेसिफिक हैं, ठीक है। अब GTO आएगा, वो रेंडमली नंबर बोलेगा, जैसे 1 बोल देगा, उसके बाद 78 बोल देगा, उसके बाद 147 बोल देगा, उसके बाद 139 बोल देगा, उसके बाद 212 बोल देगा। इस तरह बोलते बोलते वो अपने 12 बंदे पूरे कर लेगा, ठीक है। अपने 12 बंदे पूरे करेगा, वो 12 बंदे खड़े होंगे और उन लोगों को ग्रुप का चेस्ट नंबर मिलेगा। अब ग्रुप के चेस्ट नंबर अलग होते हैं। पहले थे आपके मेन ISSB का चेस्ट नंबर, अब ये ग्रुप का चेस्ट नंबर है, ठीक है, ये अलग होंगे। अब इसमें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है आपने। वैसे वो तो सारा कुछ बता देते हैं, पर मैं आपको वैसे एडवांस में बता देता हूँ। 2 किस्म के ग्रुप बनते हैं, एक को कहते हैं ग्रुप 1, एक को कहते हैं ग्रुप 2। जो होता है ग्रुप 1, उसका चेस्ट नंबर स्टार्ट होता है 11 से लेके, जो ग्रुप 1 है उसका चेस्ट नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके 12 तक। यानी कि चेस्ट नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 बच्चे होंगे। ये होगा ग्रुप 1। इसका सुबह GTO के टास्क होंगे। सेकंड डे की बात करूँ, आज सिर्फ सेकंड डे की बात है, इनका मैं सेकंड डे
आपका टोटल दूसरा दिन, और यानी कि चलिए हम आसान कर लेते हैं। जो पहला दिन था वो अराइवल डे, मैं इस तरह काउंट कर रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा दिन चौथा दिन नहीं कर रहा, बल्कि पहला दिन अराइवल डे था, ये आपका डे 1 है। डे 1 कंप्लीट डे 1 जिसे कहेंगे, डे 1, अगला दिन डे 2 और लास्ट आपका डिपार्चर डे जिस दिन आपने जाना होता है। तो ये है आपका डे 1। डे 1 को आपके सुबह होने GTO के टास्क, उसके बाद आपके साइकोलॉजिस्ट के टास्क होने, रिटन टेस्ट होने, और उसके बाद जिस बंदे का GTO का टेस्ट GTO ग्रुप 1 में जो हुआ उसके डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू भी होगा। अभी ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका GTO ग्रुप 1 है या GTO ग्रुप 2 है, कि GTO जो भी 12 बंदे का ग्रुप बनाएगा तो उसमें 2 किस्म के ग्रुप बनेंगे, एक होगा ग्रुप 1, एक होगा ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो आपके 12 साथी होंगे उनके टेस्ट नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 12 तक। जो कि ग्रुप 2 होगा, जिसका डे 2 में इंटरव्यू होगा, उसका टेस्ट नंबर स्टार्ट होगा 11 से लेके 22 तक, यानी टेस्ट नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। और ये यानी कि काफ़ी ज़्यादा अभी काफ़ी लोग होंगे जिनके टेस्ट नंबर सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरा टेस्ट नंबर 11 है, तो यानी कि पर और ग्रुप किसी और ग्रुप में भी टेस्ट नंबर 11 होगा, यानी कि ये सिर्फ ग्रुप का नंबर है कि ग्रुप के अंदर आपका कौन सा है। जो दूसरा था, जो पहले दिन आपको मिला था, वो स्पेसिफिकली आपका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेस्ट नंबर 150 है, तो 150 में सिर्फ 150 आप ही हो। मगर GTO में क्योंकि हर ग्रुप के अलग-अलग हैं, यानी कि कुछ आधे ग्रुप्स जो हैं वो होंगे फर्स्ट ग्रुप, आधे ग्रुप होंगे सेकंड ग्रुप, यानी कि टेस्ट नंबर 1 से लेके 12 तक और टेस्ट नंबर 11 से लेके 22 तक, ये 2 किस्म के ग्रुप हैं। अगर आपका टेस्ट नंबर 1 से लेके 12 तक, तो आपने याद रखना है कि सुबह GTO के टास्क होने हैं, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के टास्क होने हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, तो मेंटली आपने प्रिपेयर रहना है। अब मेरा था जो ग्रुप बना था वो ग्रुप था ग्रुप 2, यानी कि हमारे ग्रुप में चेस्ट नंबर 11 से लेके चेस्ट नंबर 22 तक थे, और उससे मेरा चेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा चेस्ट नंबर 19 था। ठीक है, तो हमें पता, तो हम थोड़ा सा ज़हनी सुकून में हो गया कि चल शुक्र है आज हमारा GTO का टास्क होगा। उसके बाद साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो भी है, साइकोलॉजिस्ट के आपके रिटन टेस्ट होंगे, उसके बाद इंटरव्यू नहीं है, उसके बाद यानी कि छुट्टी है। ठीक है, तो अभी GTO आपके 12 बंदे करके ले जाएगा। अब इसमें आपने दुआ ये करनी है कि आपका जो भी ग्रुप बनेगा उसमें शरीफ बच्चे हों। ठीक है, यानी कि 12 बच्चे का ग्रुप होता है, तो उसमें मैक्सिमम 2-3 ये एवरेज होती है, इतने सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है तो ये बात, बट यानी कि ऑन एवरेज इतने होते हैं, क्योंकि बाकी लोग बेशक काबिल होते हैं बट उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ISSB में 3 सेलेक्टर नहीं हैं बल्कि 4 सेलेक्टर हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक डिप्टी, एक GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और चौथे हैं आपके अपने ग्रुप वाले। क्योंकि इन सब के एंड पे हर बंदा अपने ग्रुप वालों को पोजीशन देता है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। तो आपने GTO को तो इम्प्रेस करना ही करना है, उसके साथ साथ आपने अपने ग्रुप वालों को भी इम्प्रेस करना है। अब मैक्सिमम मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं वो मिलिट्री कॉलेज वाले हैं, तो यार आपने बहाने से दोस्तों से गप्पे शप्पे मारते ये बता देना कि आप मिलिट्री कॉलेज के कैडेट हैं। ठीक है, क्योंकि सिविल में कैडेट्स की बहुत होती है। ठीक है, कि यार ये मिलिट्री कॉलेज का है, तो स्टार्टिंग में उनके आपसे यानी कि डरने लग जाते हैं वो आपसे। ठीक है, अब चलें स्टार्ट करते हैं GTO का टास्क। GTO हमें ले गया, मैं अपनी बता रहा हूँ, GTO हमें ले गया। ठीक है, आगे टास्क रूम में, ठीक है, टास्क रूम में नहीं बल्कि बाहरी ग्राउंड में ले गया, PT गेट में। हम 12 बच्चे बैठे हुए थे। वो GTO थे, 2 GTO थे हमारे, वो 2 GTO थे, एक GTO था, जो भी 2 बंदे थे। ठीक है, वो बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने सेमी सर्कल बना के कुर्सियाँ लगा के हम बैठ गए, चेस्ट नंबर वाइज 11, 12, 13, 14। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि हमारे ग्रुप का नाम है ग्रुप S। इस तरह ग्रुप A था, ग्रुप B था, हमारा S था, S4 स्पीकर। ठीक है, तो यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप थे। हमारा था ग्रुप S, और यानी कि हमारा ग्रुप 2 बनता था, क्योंकि हमारा चेस्ट नंबर 11 से लेकर 22 तक था। हमारा था ग्रुप S। हमें उन्होंने कहा यार कि आप लोग ना शॉर्ट्स। अच्छा हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है ये हुआ था, मेरा ग्रुप थोड़ा सा शरीफ निकला था। ठीक है, ना कोई मिलिट्री कॉलेज का कोई बंदा, ना कोई कैडेट कॉलेज का, और कोई एफिशिएंट शोधा बंदा भी कोई भी नहीं था। ठीक है, ग्रुप शरीफ मिला था। ये आपने दुआ करनी है कि ग्रुप आपको शरीफ मिले। ठीक है, तो जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें। अब मेरे ग्रुप GTO ने कहा कि आप लोगों ने अपने फादर का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने मार्क्स, नंबर, ये चीज़ें नहीं बतानी। अब मेरे जो स्टार्टिंग वाले थे वो थोड़े से पागल तो नहीं कहूँगा, नहीं कि उन्होंने गौर से सुना नहीं, अटेंटिव नहीं थे।
उन्होंने संडे शायद ये बातें ज़रूर बतानी है। उन्होंने क्या सर माय नेम इज़ दिस, माय फादर नेम इज़ दिस, आई ऑब्टेन्ड इतना नंबर फ्रॉम इतना कॉलेज फलां। ये आपने बहुत आपका नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है कि आपने GTO की बात ही नहीं सुनी। आपने GTO की बात सुननी है और ये बात मेरी जहन में रख लें। GTO सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है, ठीक है, कि ग्रुप वाइज आपकी सिलेक्शन होनी है, ठीक है। ग्रुप वाइज यानी ग्रुप चल रहा है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके ग्रुप में है बस, और दूसरे ग्रुप का आपका है ही नहीं, क्योंकि आपका जो डिप्टी है, आपका जो साइकोलॉजिस्ट है, उसने किसी और बंदे का इंटरव्यू लेना है नहीं, उसने सिर्फ आपके जो 12 ग्रुप मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू लेना है। हर ग्रुप का अपना GTO है, अपना साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट जो भी कहेंगे, और अपना डिप्टी प्रेसिडेंट है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन 12 बंदों में है। कंपटीशन तो वैसे आपका साथ है, मगर फिर भी यानी कि थोड़ा बहुत आपका उसके साथ। तो आपने GTO के सामने, क्योंकि यार अफसर इंटरव्यू में इतना सीन नहीं होता, GK मैथ्स वगैरह, आपने GTO के इम्प्रेस करना है, ठीक हो गया। अब हमारी जैसे स्टार्ट हुआ, उसने कहा इंट्रोडक्शन वगैरह ले ली, उसने कहा कि यार एस से क्या लफ्ज़ बनता है। किसी ने कुछ कहा, मैंने कहा जी सर एस से बनता है स्पीकर। अच्छा, हमसे उन्होंने कहा यार कि आप लोग ना, तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा यार कि एस से कुछ बनाएं। किसी ने स्पीकर कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने कुछ भी कहा, ठीक है, मैंने स्पीकर कहा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने हमें कहा यार कि हम आपको एक ग्रुप डिस्कशन दे रहे हैं कि एक टॉपिक पे आपने बात करनी है। वो टॉपिक उन्होंने हमें दिया, टॉपिक का नाम था वालिदैन लोग बच्चों पे सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फ़ैसले नहीं ले पाते, ठीक है। अब यार इसमें लोग कुछ कहते हैं कि आपने स्टार्टिंग में बोलना है, पहले पे बोलना है, दूसरे पे बोलना है, नहीं होगी यार, ये सारी फजूल बातें। कोशिश करो, अच्छी बात है यार अगर आप ना स्टार्टिंग इनिशिएटिव, क्योंकि देखो असल में वो आपके अंदर 15 क्वालिटीज़ ऑफिसर लाइक ऑयल की यूज़ कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, कि क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं, कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप अंडर प्रेशर कैसे बिहेव करते हैं, आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि आप इनिशिएटिव लें, आप अच्छा स्टार्ट दें, ठीक है। अगर आप अच्छा, यानी कि मैं बोल रहा था सेकंड नंबर पे, मेरे जैसे उसने कहा आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें चेस्ट नंबर का कोई रोला नहीं है, जो भी रैंडमली आप बोल सकते हैं। तो चेस्ट नंबर 20 था, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि सर वालिदैन हैं, पाला बड़ा किया, फ़लाँ किया, बोलता रहा, ठीक है। जैसे वो चुपा, मैं बोलना शुरू हो गया, मैं सर देखिए हमारे पेरेंट्स ने हमारे फ़ायदे किया, इस्लाम में भी इसके बारे में ये है कि वालिदैन के सामने उफ़ तक ना करें, उन्होंने हमें परवरिश की है, वो ना होता तो हम इस दुनिया में ना होते, फ़लाँ। इस तरह थोड़ा मक्खन शक्न लगाया, थोड़ा लंबा समय बात की है, फिर मैं चुप हो गया, ठीक है। अपने सारे पॉइंट्स आपने पेश नहीं करने, ट्राई करें आप ना 2-3 दफ़ा बोलें, 2-3 दफ़ा बोलने की कोशिश करें, और यहाँ पे आप बोलें, ठीक है। जब आप बोलेंगे ना तो ग्रुप आपकी तरफ होगा। मैंने 2 दफ़ा बोला, उसके बाद और कुछ बोलने लगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यार चेस्ट नंबर 14 जो है वो बंदा बोलने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे बोलने नहीं दे रहे, उसकी आवाज़ कम थी। तो जैसे कि बोलना स्टार्ट हो, मैंने बीच में, अच्छा अब हर कोई यहाँ पे शुरू हो गया कि जनरल के वालिदैन सख्ती करते हैं, वैसे सख्ती करते हैं तभी हम सीखते हैं, सख्ती करते हैं तब हम सीखते हैं। मैं क्या बोला, जनरल में एक बात, अच्छा वहाँ पे इस तरह करना है, यानी कि आवाज़ अपनी मोटी करनी है कि कमांडर लगे आप, ठीक है। नॉर्मल आवाज़ से आवाज़ मोटी करके बोले। मैं ऐसे जैसे नॉर्मल बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ पे कहा जनरल बात सुनी। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वालिदैन सख्ती से हमें नहीं सिखाते, बल्कि वालिदैन हमें प्यार से सिखाते हैं, उन्होंने हमें प्यार से पाला। अभी लोगों के पॉइंट मैंने थोड़े से दिया ना यार, रिपीट करते रहो, बोलो 2-3 दफ़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर देखा चेस्ट नंबर 14 नहीं बोल रहा, मैंने अपनी बात के एंड पे कहा, मैंने कहा चेस्ट नंबर 14 आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अच्छा पॉइंट आ गया यार कि उसने, चल ठीक है, यानी कि मुझे बोलने का मौका दे, क्योंकि GTO देख रहा था, जो कि GTO ने हमें कहा था यार कि अगर कोई आप देख रहे हैं कि कोई बंदा नहीं बोल पा रहा, तो आप उससे कह सकते हैं कि चेस्ट नंबर 14 आप कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं। मैंने देखा यार चेस्ट नंबर 14 नहीं बोल रहा, तकरीबन बाकी बोल चुके थे। तो मैंने अपनी तीसरी दफ़ा, जब मैं आखिरी दफ़ा बोल रहा था, उससे मैंने कहा चेस्ट नंबर 14 आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। फिर चेस्ट नंबर 14 बोलने लग गया, उसने कहा थैंक यू, चेस्ट नंबर 19 फलां। इसके बाद ही हर कोई मुझे ना कहने लगा चेस्ट नंबर 9, जिस तरह चेस्ट नंबर 19 ने कहा कि वालिदैन हमें प्यार से सिखाते हैं, पूरा टॉपिक मैंने पलट दिया था, ठीक है। और इसके बाद जनाब हमें, अच्छा लोग कहते हैं लेक्चरेट नहीं होता, लेक्चरेट बल्कि होता है, ठीक है। और तैयारी शायरी बिल्कुल करके नहीं जानी, इन चीज़ों की कोई सीन नहीं, उस आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, यार ये बेसिक चीज़ें जो आपने याद हैं। उसके बाद GTO ने कहा यार कि आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया, ठीक है, और आपने इसके बारे में 2 मिनट सोचना है, और 2 मिनट की आपने स्पीच करनी है, इंग्लिश उर्दू जो आप चूज़ करना चाहें। तो मुझे टॉपिक दिया गया था CPEC के नुकसानात। अब इस वक्त हमारे GTO ने कहा था कि आपकी मर्ज़ी है, इसे फेवर में लेके जाएँ, अगेंस्ट में लेके जाएँ। लोगों को बहुत आसान मिले। बेसिक मैं आपको बताता हूँ क्या था कि क्या पाकिस्तान इंडिया दोस्त बन सकते हैं। CPEC इसके अलावा था डैमर बादशाह डैम के बारे में था,
मेरा सबसे बुरा दिन या मेरा सबसे बुरा दिन इस किस्म का कुछ का था। मेरा सबसे अच्छा दिन मेरा था CPI के नुकसानात। अब नुकसानात तो बहुत कम थे। मैं आया हूँ, ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ मोटी कर इसमें स्पीच बोल रहा था कि मैंने लिखा हुआ था फॉर्म में आई एम गुड स्पीकर, तो मुझे शो करना था भैया क्या आई एम गुड स्पीकर। मैंने बकवास नहीं लिखी, मैंने सच बोला, ठीक है। तो मैंने कहा जनरल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनरल देखें CPI के नुकसानात हैं, मगर हम इसके नुकसानात को इसके फ़वाइद के सामने रखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे समुंदर के सामने एक गिलास पानी, ठीक है। इसको मैं थोड़े से फ़वाइद की तरफ ले, क्योंकि मैं टॉपिक था CPI के नुकसानात, तो भाई मेरी मर्ज़ी थी, क्योंकि सर GTO ने कहा था कि भैया आप फेवर में जाएँ अगेंस्ट में जाएँ, तो भाई मैं ऐसे अगेंस्ट ले गया। तो GTO कहते हैं बेटा आपका टॉपिक क्या है? मैं सर CPI के नुकसानात। तो आप तो फ़वाइद के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सर आपने कहा था कि फेवर ने अगेंस्ट में कर लें, बोलें थोड़ा सा बोल सकते हैं, अपने आप को डिफेंड करना जो करो, ठीक है। कहता नहीं बेटा आप अभी CPI के नुकसानात के बारे में बोलें। मैं जनरल मैं चेंज हो गया भाई। मैं जनरल देखें CPI के बहुत सारे नुकसानात हैं। सबसे पहले तो ये है कि बाकी मुल्कों के सामने हमारा क्या बन जाएगा कि ये अपने मुल्क में तरक्याती काम खुद नहीं कर सकते, और हम कर्ज़ा इतना ले रहे हैं तो हम कर्ज़े में डूबे हुए हैं, फलां थोड़ा बहुत बोला मैंने। तो GTO ने कहा ओके जनरल आप बैठ जाएँ, ठीक है। देखो जनरल थैंक यू, मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। अब यह हो गया सारी चीज़ें, लेक्चरेट भी हो गया और ग्रुप डिस्कशन भी होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग भाईजान बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि आगे जाके आपने मुसीबतों के हल ही ढूंढने हैं। अब यहाँ पे मैंने किया, क्योंकि मैं टेस्ट में 19 था, 11 से स्टार्ट हुआ था, तो वो यानी कि सेमी सर्कल बना हुआ था। मैं किस्म के एक कोने पे था, तो जैसे उसने कहा कि यहाँ पे नज़दीक आ जाएँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करके मैं सेंटर में चला गया, ठीक है। सेंटर में चला गया हूँ, जैसे उसने एक्सप्लेन किया, जो वो एक्सप्लेन करे वो चीज़ें याद रखनी है आपने, और इनिशिएटिव आपने हमेशा लेना है। इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया कि यह बहुत ही बेसिक होता है, तैयारी शायरी इसकी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आपको किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि ये चीज़ है, ये पानी यहाँ से इतना जाता है, फ़लाँ सारे जो भी बोला मैं कोशिश की याद करने की, जितना मैं याद कर पाया। अब यहाँ पे लोग ना अपना अलहदा सोचने लग जाते हैं। कोई आपको कहेगा कि यार आपने अलहदा अपना प्लान सोचना है और एंड पे अपना प्लान पेश करना है। यार मैं इसके ख़िलाफ़ था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो मैंने किया था। मैं बीच में खड़ा हो गया था, ठीक है। जैसे उसने कहा ठीक है जनरल स्टार्ट कर रहे थे, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनरल। जब मैंने देखा टास्क हमारा बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह हम मिलके इसे ना हल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं जितनी भी बातें याद थी ना जो GTO ने बताया, मैंने सारी बीच में डाल दी। मगर जनरल में देखें ये यहाँ से यहाँ ये ट्रक है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये ट्रक है इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतना ये शहर है, इसमें इतनी आबादी है, शहर में इतनी आबादी है, ये इतना किलोमीटर है, इतनी बात जो मुझे याद था मैं बोलता गया हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्रुप भाई की सुन रहा था, ठीक है। जी टेस्ट में 19 ऐसे सब कर रहे थे, ठीक है। और मैं बीच में एक दो जगह मेरा प्लान गलत हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने करेक्ट भी कर दिया, तो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा ठीक है। अब बीच में एक बार ऐसा आ गया था, हमारा प्लान से बन नहीं रहा था, तो राइट साइड पे जो बंदे थे वो अपना सोचने लगे, मैं अपना प्लान पेश बना रहा था। मैं ऐसे कर रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सारों को ऐड कर रहा था, ठीक है। जो पॉइंट आ रहा था मैं एक इसमें कमांडर टाइप बीच में बना रहा था, ठीक है। ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं बनना, पर अगर ग्रुप नहीं बोल रहा तो भाई आप बोलो, मौके का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। बीच में राइट साइड बच्चे अपना बोलने लगे। मगर जर्मनी देखें, अगर आप लोगों का कोई प्लान है या अगर हमारे प्लान में कोई गलती हो रही है तो आप प्लीज़ हमें बता दें, हम मिल के करेंगे, मिल के मेरी आसानी होगी, मिल के हम सारे में ऐसे लोग। अच्छा ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग वहाँ पे ना समझते हैं कि हमने आपस में बात करनी है और आपस में प्लान बनाना है। भाई यार ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अपने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने ताकि GTO तक आपकी आवाज़ जाए, GTO को पता चले यार कोई मर्द का बच्चा बोल रहा है, और जब वो बोल रहे हैं तो बाकी लोग सुन रहे हैं, और GTO तक भी आवाज़ जाए, GTO को भी सुनाई दिया कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो प्लान चलने में लाया हम। उसके बाद वोट उनका, ठीक है, प्लान तकरीबन बन ही गया था, बना नहीं था, किसी का भी नहीं बनता, तकरीबन बन गया था हमारा। तो GTO ने कहा कि कौन पेश करेगा, और बनाया सारा प्लान मैंने था, जितना भी बना था, ठीक है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, साथ एक दो बच्चे ने और हाथ खड़ा किया, उन्होंने चलो वोटिंग करा लेते हैं। अब टेस्ट नंबर 18 ने खड़ा किया था, और टेस्ट नंबर 20 और मेरा टेस्ट नंबर 19 था। 18, 19, 19 हाथ खड़ा किया। GTO ने कहा टेस्ट नंबर 18 के लिए कौन वोट करेगा। एक बंदे ने वोट किया, फिर मुझे स्किप कर गए। उसने कहा टेस्ट नंबर 20 को कौन वोट करेगा, उसे किसी ने वोट नहीं किया। तो मुझे कहते हैं टेस्ट नंबर 19 के लिए कौन वोट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितने भी तकरीबन 9 बंदे थे, जैसे 8-9 बंदे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। अब मैंने प्लान पेश किया, सर ऐसे प्लान से गलती तो नहीं थी, प्लान हमारा क्लियर नहीं हुआ, बट बाकी ग्रुप वालों को पता चल गया यार कि ये बंदा काबिल है, कुछ कर लेगा, ठीक है। इसके बाद बस इसमें आपने करना है कि इनिशिएटिव लेना है, ठीक है, और पूरे ग्रुप को आपने कोशिश करनी है कि आप अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ रह के आपने सारा कुछ करना है, सही है।
उसके बाद हमें वो स्टार्ट होने लगे। हमें कहते हैं कि यार के प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था, उसके 2 स्टेज होते हैं। इसके बाद आएगा PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये टास्क है, इसमें सेम यानी कि काम करना, मगर इसमें कोई किसी का लीडर नहीं होता, हर कोई अपने ओन पे काम कर रहा है। अपने ओन पे नहीं यानी कि पूरा ग्रुप इकट्ठे मिलके काम कर रहा है, मगर कोई लीडर नहीं है, ना ही कोई सबॉर्डिनेट है, यानी ना ही कोई हुक्म देने वाला है, ना हुक्म सुनने वाला है, यानी कि समझ जाओ ना, लीडर शीडर कोई नहीं है, आप सारे इक्वल हैं, आप सब ने मिल के प्लान बनाना है। अब यहाँ पे मैं जैसे उसने मैं एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ इन बाउंड है, ये चीज़ आउट ऑफ बाउंड है, जंपिंग अलाउ है, ये चीज़ नहीं अलाउ। अब मेरा ग्रुप पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्या अच्छी बात है इनके, इतना काबिल नहीं था, तो उसने कहा है कि 18 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगी तो वो जंप होगी, 18 सेंटीमीटर से अगर कम है तो वो आपकी जंप नहीं है। मगर इस टास्क के लिए आपको जंपिंग और थ्रोइंग अलाउ है। अब टास्क जंप के अलावा हो ही नहीं सकता था, बहुत बेशुमार टास्क है वहाँ पे। आप 1-2 टेक्निक हैं, वो मैं आपको इस आइडिया बताता हूँ, वो आपको कल की यानी कि कमांड टास्क वाले के लिए बंदर बताऊँगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब यहाँ पे मैं ठीक है शूट आउट करने लगे अपना। मेरा ग्रुप जब उसने कहा ठीक है टास्क स्टार्ट आके बस 15 मिनट या 25 मिनट जितने थे आप स्टार्ट करें। अब मेरा ग्रुप कर ही नहीं रहा, मेरा ग्रुप मेरी तरफ देख रहा है, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा है। कहता चेस्ट नंबर 19 हमें क्या करना चाहिए, एक चेस्ट नंबर बोल रहा है ना। मैं कहा वाह क्या बात है, अच्छा यार ग्रुप को अपनी तरफ करें, यार ग्रुप को अपनी तरफ करना है आपने, जिस तरह भी करें। टास्क के दौरान अपनी काबिलियत से करें या बाहर जाके गप्पे शप्पे मारते हैं उन्हें अपनी तरफ करें, जो भी ग्रुप को आपने अपनी तरफ करना है अपनी काबिलियत से करें, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब मैंने ग्रुप को अपनी तरफ स्टार्टिंग में क्योंकि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग और लेक्चरेट से मैंने अपने ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ कर चुन लिया था। ठीक है, कमांड टास्क स्टार्ट हुआ, मैंने कहा जनरल देखें चेस्ट हमें जंप अलाउ है तो हम यहाँ से 2 कदम जंप कर लेते हैं, क्योंकि लोग प्लान नहीं बनाते, स्टार्ट में खड़े होकर पहले प्लान बनाओ कि इस तरफ से जाएँ उस तरफ से जाएँ। मैं जनरल देखें जंपिंग में अलाउ है तो ये पहले 2 स्टेप तो छोटे ही हैं, हम यहाँ पे जंपिंग करके चले जाते हैं, आगे रख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जनरल में नहीं, चेस्ट नंबर 19 जंपिंग में अलाउ नहीं है। अब मैं चाहे बेसिक की बात सुनना सुनूँ, मैं GTO की बात सुन रहा था, मैं कहा नहीं चेस्ट नंबर 16 जंपिंग अलाउ है। अब मेरा पूरा ग्रुप माने ना कि जंप अलाउ है, मेरा पूरा ग्रुप के जंप अलाउ नहीं है। मैं कहूँ यार पागल हो गए, जंप अलाउ है, इस तरह नहीं बोला, मैं दिल में बोल रहा था। मैंने कहा जनरल देखिए मेरे ख्याल में जंप अलाउ है, अगर आप लोग मुझकी मेजोरिटी अथॉरिटी अगर आप लोग कह रहे हैं जंप अलाउ नहीं है तो चले मैं आप लोग की मान लेता हूँ, बट जंप अलाउ है। ठीक है, वो कहते नहीं। मैं कहा चल ठीक है, मैं उनकी भाई ग्रुप वर्क है, मैं भी अकेला भी नहीं जंप मार सकता, ठीक है ग्रुप के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना। तो हम कोशिश वगैरह करते रहे आगे होके, मैं क्योंकि 12 बंदे एक टास्क कर रहे हैं तो थोड़ा आपको ना आगे आगे होके दिखाना है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे आगे होके काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो पर नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, जंप के बगैर हो ही नहीं सकता था वो टास्क। तो हम थोड़ी देर काफ़ी देर जो मेरा ग्रुप माने ना यार जंप अलाओ या नहीं अलाओ। अब टास्क स्टार्ट हो गया तो वो नहीं हो रहा हमसे, जंप के बगैर हो ही नहीं सकता। मैं जब सारों के मुंह बन गए, सारी हिम्मत हारने लगे, मैं कहा जनरल देखें अच्छा यहाँ पे अगर आपको काम करने का मौका मिलता है नहीं मिलता, अच्छा पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या किया वहाँ। मैं कहा देखिए जनरल जंप अलाउ है, तो कहते चलो ठीक है कर लेते जंप पे मार किया, थोड़ी सी आगे चले गए, वहाँ मैंने फट्टा वगैरह रख दिया, मैं बीच में खड़ा हो गया, बीच में एक जगह हो गया। ठीक है, मैं राइट साइड से फटा उठा रहा हूँ, लेफ़्ट पे रख रहा हूँ, बच्चे लोग पास करा रहे, लोगों को मैं निकालने लगा हूँ। ठीक है, अब 2 स्टेज थे, हमने पहला स्टेज कंप्लीट करना, जैसे ही मैं बीच में पहुँच के खड़ा हुआ ना फटा रखने, तो GTO कहता है कि 10 सेकंड्स लेफ़्ट। अगर उसके बाद में हमें तकरीबन 4-5 मिनट मिले हैं। ठीक है, वो ऐसे कहता है कि यार ये टास्क में कितना लेते हो सर, लोग परेशान हो गए। मैं जो देखें इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। बीच में आप लोग ऐसी बातें करते रहना, ठीक है, हौसला देते रहना। अब मैं वहाँ फटा रख रहा हूँ, मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बंदे निकाल लें। ठीक है, इतने में हमारा टास्क कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद GTO ने कहा कि कोई बात वगैरह पूछनी है आप लोगों ने, तो एक बच्चा कहता है अच्छा GTO जो भी कहना सारी बातें एक्सप्लेन कर, उसका कहें कि आपने कुछ पूछना तो आपने कहना नहीं पूछना, दोबारा चीज़ें नहीं पूछनी आपने। ठीक है, क्योंकि असली ऑफिसर होता है वो एक दफ़ा बात सुनता है बस। लोग कहते हैं सर जंप अलाउ थी, अगला कहता है हाँ अलाउ थी। अब यहाँ पे भाई मेरा तो बन गया और पॉइंट कि मैं ग्रुप को पिछले 10 मिनट ज़ाया हुए, मैं कहता रहा हूँ जंप अलाउ, अगला नहीं मानने, मैं फिर चुप रहा, फिर एंड पे उन लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी, जंप अलाउ है। इसी तरह हमारा सिर्फ पहला भी हमारा पूरा स्टेज पूरा नहीं हुआ था, जबकि बाकी ग्रुप्स के दोनों पूरे हो गए थे। तो ये हमारा हो गया GTO ख़त्म हो गया पहले दिन का सुबह का। अब इसमें यार मैं आपको सिर्फ यही दूंगा कि यही आप लोगों को कहूँगा कि यार भाइयों जो पार्टिसिपेट करें। पहला दिन है GTO का, पहला दिन है, डे 1 है SSB का मेन।
आप लोगों ने नज़रों में आना है, अपने ग्रुप की नज़रों में भी आना है और GTO की नज़रों में भी आना है आपने, ठीक है। क्योंकि बाकी 12 बंदों में से यानी कि आपने ये करना है कि आपने ग्रुप के टॉप 3 में आपने शो करना है अपने आप को, ठीक है। टॉप पे नहीं तो टॉप 2 या टॉप 3 में आपने आप शो करने हैं। और ज़्यादातर मेरे दोस्त मिलिट्री कॉलेज वाले सुन रहे होंगे, तो यार आप मिलिट्री कॉलेज के आपने 5 साल गुजारे, सीखा आपने जो भी नहीं, बेशक नहीं सीखा, बट सिविल कैडेट्स के सामने होता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आपके नाम कैडेट सुन के अगले ना काफ़ी घबरा जाते हैं। मैंने तो अपना खैर नहीं बताया था उन लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया था, तो वो लोग ग्रुप ही पूरा नीचे लग गया, मुझे परफॉर्मेंस मेरी अच्छी की है, ठीक है। और आप लोग ये कहूँगा यार कि पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कमांड टास्क में ग्रुप टास्क जो सॉरी यार क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, इसमें आप आगे बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करें। आप बताएं कि जनरल हम ऐसे कर लेते हैं, जनरल हम ऐसे कर लें तो बेहतर होगा, या अगर टास्क सही जा रहा है तो आप आगे हो के पार्टिसिपेट करें टास्क में, ठीक है। और आप सारों को बताएं कि इंशाल्लाह जनरल हो जाएगा, तसल्लियाँ देते रहें बीच में, ठीक है। और जो दूसरा था मिलिट्री प्लानिंग, वो प्लान आपने जितना आप सुना सकें, जितना आप पार्टिसिपेट कर सकें यार, आपके लिए उतना बेहतर है। उसके लिए आपको कहूँगा यार कि आप लोग ना ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले फार्मूले अच्छी तरह याद कर लें कि अगर इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो कितने मिनट में कितना करे, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लें। क्योंकि जैसे GTO ख़त्म करेगा हटेगा ना बात, आपने जो GTO की बात है वो दोहरा देनी है, सारी चीज़ें याद इनकी रिवाइज़ करा देनी है। साथ आपने कहना जैसे जनरल में देखेंगे हमारी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, ये इतने किलोमीटर है तो हम इतने मिनट में कर लेंगे, और ये इतने किलोमीटर है तो ये इतने मिनट में हो जाएगा। जितनी बातें याद है ना, बेशक उनका इस्तेमाल होना है या नहीं होना, आप सुना दो, स्टार्टिंग में बोल पढ़ो, और प्लान पेश करने के लिए बेशक प्लान बना है या नहीं बना, हाथ लाजमी खड़ा करना है कि मैं प्लान पेश करूँगा। सही हो गया, इनिशिएटिव लेना, और प्लान किसी का नहीं बनता, सिर्फ टेंशन लेनी, प्लान नहीं हुआ कोई मसला नहीं। बस आपको ये होना चाहिए कि यार मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की। क्योंकि बाद में फिर आपका ये ना हो यार कि आप बाद में पछताते रहें कि काश मैं बोल लेता या काश मैं यूँ कर लेता। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ यार, मेरे ग्रुप में अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि नोट हुए हैं, जो कि मेरे से भी ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा जो ही यानी काबिल बंदे थे, मगर सर बात ये थी वो चुप रहे, वो बोले नहीं। आपने बोलना है, आपने चुप नहीं रहना। तो ये यहाँ पे आप लोगों के GTO का डे 1 ख़त्म हो गया था। डे 1 में GTO के टास्क ख़त्म हो गए। उसके बाद हमें कहा गया कि यार आप लोग जाके चेंजेस वगैरह कर लें, टी ब्रेक कर लें, और उसके बाद हम गए साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट देने। अब साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट हुए जोर हॉल में जाके बैठ गए, ठीक है, चेंज करके फ्रेश हो गए। अब यहाँ पे आप लोगों का सब्र बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है, जब ऑफिसर वगैरह आते हैं स्टार्ट वगैरह करते हैं। अब उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट के लिए बैठ गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे यार जब आप लिखोगे ना, अब साइकोलॉजिस्ट के जब GTO के टास्क के लिए इतनी तैयारी करके जानी नहीं आपने, अब तैयारी करनी तो आपने साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट की, ठीक है। उसमें तैयारी एज इट इज़ अपने रटाए लफ्ज़ याद नहीं करके जाने, जैसे वर्ड आ गया, वर्ड आप लोगों को पता होगा क्या क्या होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, यानी कि वर्ड चलता रहता है प्रोजेक्टर पे, 10 सेकंड के अंदर आपने सेंटेंस लिखते रहना ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज होता है, प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। प्रैक्टिस वर्ड्स की बेशक ना करो, बट इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि 10 सेकंड के अंदर एक लफ्ज़ का आप सेंटेंस लिख सकते हो। और फिर उसका इंग्लिश के सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, उर्दू के सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं। अब यहाँ पे यार जो मेन ट्रिक है ना, साइकोलॉजिस्ट ने यार आपके 200 या 100 सवाल 100 सेंटेंसेस जो लिखे हैं, वो आप उसने सारे नहीं पढ़ने, उसने बेसिक पढ़ने। अब इसमें यहाँ पे मैंने जो चीज़ नोटिस की है ये था कि उर्दू में जो सेंटेंसेस है ना, कुछ जैसे कि उससे डर लगता है या उससे गुस्सा चढ़ता है, इंग्लिश में भी सेम यही थे। GTO ने मुझसे यही पूछे कि गुस्सा कब चढ़ता है या डर किस चीज़ से लगता है। मेरे डिप्टी ने मुझसे यही पूछा, मेरे साइकेट्रिस्ट ने भी मुझसे, साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट जो भी था, उसने भी मुझसे यही पूछा। तो सारे बेसिक सेंटेंस याद ना करके जाओ, ये अपने सवाल याद कर लो कि यार गुस्सा कब चढ़ता है, किस चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है, और अगर अच्छी चीज़ें रखनी है। अब मेरे हिसाब मैंने ये चीज़ सोच के नहीं किया था, तो जैसे इंग्लिश का है ना, ही गेट्स एंग्री, मैंने समझ नहीं क्या लिखूँ, मैंने कहा ही गेट्स एंग्री व्हेन ही इज़ बिजी एंड समवन अनॉयज हिम, ठीक है। उर्दू में मैंने ये लिखा उसे गुस्सा चढ़ता है जब वो मसरूफ़ और कोई उसे तंग करे। वो सारे इंटरव्यू में मैंने यही बात डाली है, ठीक है। वैसे मैं जैसे इंटरव्यू पूछता कि अच्छा वो इंटरव्यू आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब आपने इस किस्म के सेंटेंस याद करके जाने कि गुस्सा कब चढ़ता है, और इस किस्म के छोटे सेंटेंसेस बना के जाएँ, अच्छे सेंटेंस बना के जाएँ। जैसे आया था ट्रबल, तो ट्रबल शेयर्ड इज़ ट्रबल हाफ,
पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाएँ, पॉजिटिव सोच के बैठें। और जब लिखने बैठें ना, तो आप यार ये सोच के बैठें कि आपसे बड़ा पेट्रियोटिक, सारे भी पेट्रियोटिक तरफ नहीं जाना, आपसे बड़ा पेट्रियोटिक, आपसे बड़ा माँ बाप का फर्माबरदार, आपसे बड़ा अच्छा, आपसे अच्छा दोस्त और आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है। और वहाँ पे आई, शी, आई वगैरह यूज़ नहीं करना। जैसे इंटेलिजेंट, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, जैसे इंटेलिजेंट आया था आपके, आई एम इंटेलिजेंट, नहीं भाई, ही का इस्तेमाल करें। ही इनडायरेक्टली ही आप ही हैं। जैसे एंग्री है, जैसे अच्छा यहाँ पे मैं एक था शाउट, तो मेरे जहन में आया नहीं क्या लिखूँ कि बहुत स्पीड से जा रहे थे, मैंने लिखा ही शाउटेड व्हेन ही सॉ द डॉग। और इस बात पे मैं आगे जाके काफ़ी हुआ था। तो ये बात जो लिखो यार, याद रखो कि क्या लिख रहे हो, ठीक है। सेंटेंस कम्प्लीशन भी प्रैक्टिस करने की बेशक की ज़रूरत नहीं है, बट यानी कि एंगर हो गया, हेट हो गया, इस किस्म के हैंगर, हेट, लव, इस किस्म के सेंटेंसेस आप लोगों ने याद करके जाने हैं। और इस किस्म के सवाल भी आपसे आगे होंगे, ठीक है। तो जो लिखो, मेन ट्रिक यार ये है, जो लिखो वो याद रखो और कोशिश करो सच लिखो, क्योंकि सच बात याद रहती है, झूठ लिखते हो याद नहीं रहता। फॉर्म पे भी जो लिखा है वो याद रखो। अभी आपने साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट दिए हैं, ये भी याद रखो, ठीक है। पिक्चर स्टोरीज आती हैं, वो टाइम कम होता है, स्पीड आपने रखनी है, स्पीड ब्लैंक वाली स्पीड लिखनी है। लाजमी नहीं है कि सारी आर्मी की तरफ लेके जाओ। मैंने कुछ आर्मी की तरफ भी लेके गया था, कुछ मैं किसी को डॉक्टर, किसी को मैंने पिक्चर, जिस तरह एक पिक्चर स्टोरी थी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या लिखी किस तरह। अब पिक्चर स्टोरीज या पॉइंटर स्टोरीज जो हैं, पिक्चर स्टोरीज होती है, पिक्चर आती है 30 सेकंड की पिक्चर होती है और 3.5 मिनट में आपने पिक्चर के बारे में लिखना होता है। और जो पॉइंटर स्टोरी होता है उसमें आपको पहली लाइन दे दी गई होती है और उससे आगे आपने कंटिन्यू करना होता है, वो इंग्लिश में होती है, सिर्फ पॉइंटर स्टोरी ये इंग्लिश में लिखनी होती है। अब इसमें मेन ट्रिक ये है यार कि पिक्चर को हल्का से देखो और आपने ये चीज़ पहले से बनाई हो, तो यार जो भी आप लिखो वो चीज़ आप याद रखो कि मैंने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। और पॉइंटर और पिक्चर स्टोरीज़ में सारी, जिसमें मैं बताता हूँ कि मैंने सारी आर्मी तरफ नहीं लेके गया, आप ना एक एक बैकग्राउंड याद रख लें। जैसे अगर आपने उसे कहना है कि अरे देख, स्टार्टिंग में आपने हल्का से बैकग्राउंड देना है कि बहुत ही पढ़ाकू था, फलां था। फिर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि वो बहुत गरीब था, उसने, और उस प्रॉब्लम का सलूशन हो कि बहुत गरीब था, उसने मेहनत की, स्कॉलरशिप ली, अच्छा डॉक्टर बन गया, आर्मी में चला गया, या अच्छा प्रोफेसर बन गया, वो मुफ्त की ट्यूशन पढ़ाता है, या अभी वो मुफ्त के क्लिनिक खोले हैं। इस तरह की ना मेन चीज़ याद रख लो, बस इतना सीन नहीं होता इसका भी। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरी पिक्चर थी, उसमें ना एक बंदा, मुझे ऐसा लगा कि बंदा बेड के सहारे, बेड की तरफ सर रख के, बेड के नीचे बैठा हुआ, बेड की तरफ ना सर के, इस तरह को कुछ था। तो मैंने कह दिया हीज़ अहमद या हीज़ अली, जो भी था हीज़ अली, ये बहुत ही काबिल है, इंग्लिश में लिखा ना कि बहुत ही काबिल है, ये बचपन से बहुत मेहनती है, इसका बचपन से आर्मी में जाने का ख्वाब था, ये EME कॉलेज, इसने TCC की ISSB दी, ISSB इसकी रिकमेंड होगी कोर्ट से, फिर EME कॉलेज चला गया, वहाँ से PMA गया, ना ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स इन PMA, और ये PMA से वापस आया है। और तो ये अपनी अम्मी को सरप्राइज़ देने आया था, तो अभी रात का लेट पहुंचा है, तो अभी घर पहुंचा तो अम्मी सोई हुई है, तो ये भी परेशान हो गया कि मैं, अम्मी सोई हुई है, तो अभी अम्मी के किनारे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये सोचता है कि अपनी अम्मी की नींद में डिस्टर्ब नहीं करता। और फिर ये मेरी थोड़ी सी गंदगी थी। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी जाग जाती हैं, उसे बिरयानी बनाती हैं, बिरयानी जो कि उसकी फ़ेवरेट है। अब ये फ़ेवरेट है जी, मैंने लिखी हुई थी अपना फूड आइटम मेरा फ़ेवरेट किया, ठीक है। तो बिरयानी उसकी फ़ेवरेट है, तो उसकी अम्मी ने उसे बिरयानी बना के दी। उसने कहा अम्मी आपने बिरयानी कैसे बनाई ना, तो उसकी अम्मी कहती है मुझे, मेरा दिल कह रहा था मेरा बेटा आ जाएगा। बस यार बेसिक्स हैं, कोई इतना सीन नहीं है, कोई तैयारी की टेंशन नहीं है। जो बस कोशिश करो कि सेंटेंसेस सारे लिखो, सेंटेंस कंप्लीट सारे करो, वर्ड में सारे वर्ड्स बनाओ। बट ये चीज़ याद रखो यार कि लिखा क्या है और कुछ भी नहीं है। ये आपका Day 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जिनका टेस्ट नंबर 11 से लेके 12 तक है, यानी कि जो ग्रुप 2 में है उनका आज Day 2 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और Day 2 नहीं, सॉरी यार, Day 1 है, ये Day 1 है, Day 2 नहीं, Day 1 यानी अराइवल डे, और ये Day 1 फर्स्ट जो मेन डे था। और जिनका टेस्ट नंबर 1 से लेके 11 तक था GTO के टास्क में, उनका आज इंटरव्यू भी होगा डिप्टी प्रेसिडेंट का। अब ये अगर तो आपका इंटरव्यू नहीं होता इस दिन, तो जैसे हमारे दोस्तों वगैरह का इंटरव्यू होगा तो हम उनसे पूछते रहे कि क्या क्या पूछा, तो अक्सर सवाल रिपीट भी हुए, जैसे सिचुएशंस वगैरह कुछ तो रिपीट हुई, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अगली वीडियो होगी Day 3 के बारे में, या मैं क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी Day 2 के बारे में, यानी कि ओवरऑल तीसरा दिन, बट ISSB का Day 2, तो वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसके बाद आता है Day 3। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये है Day 2।
जो कि यानी कि आपका 3rd डे वैसे जा रहा था, मगर ये अराइवल डे 1 और फिर ये डे 2 को कहते हैं GTO का डे। GTO का फाइनल डे है आपका, इसमें आपका सब कुछ फाइनल होना है, यानी कि आपके इंटरव्यूज़ भी सारे होने हैं अगर आप GTO वाले ग्रुप 2 के हैं। नहीं तो आपका अगर GTO ग्रुप 1 था जो कि 1 से लेकर 11 तक टेस्ट नंबर्स होते हैं, तो आपका डे 1 में आपका डिप्टी का हो गया होगा इंटरव्यू। आपको रूटीन वगैरह बताते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं अपना बता रहा हूँ, तो मेरा था डे 2 में मेरे सुबह यानी कि GTO के टास्क होने थे, उसका मेरा साइक का इंटरव्यू था, उसके बाद मेरा डिप्टी का इंटरव्यू था। तो सुबह जी वही नाश्ता वगैरह तैयार शार हुए हैं, तहज्जुद वगैरह नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद हमें ले गए GTO ग्रुप वाइज, हम इकट्ठे हो गए हॉल में। उसके बाद हमें ग्रुप वाइज हमारा GTO ले गए। अभी इस दिन हमारा क्या क्या होना था, हमारा एक कमांड टास्क होना था और हमारा होना था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। अब पहले हमारा कमांड टास्क शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि एक बच्चे का कमांड टास्क होता है, उसे बुलाते हैं, उसका थोड़ा सा इंटरव्यू लेता है GTO, और उसके बाद थोड़ा बहुत उससे यानी कि थोड़ा पूछता वगैरह है, फिर उसे ऑब्स्टिकल यानी कि टास्क बताता है, और उससे फिर बताता है कि आपसे जो चेस्ट आप यानी कि एक कमांडर होता है, 3 उसके नीचे सबऑर्डिनेट काम कर रहे होते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा चेस्ट नंबर 19 था, तो मैं कमांडर होऊंगा चेस्ट नंबर 18, 17 और 16 पे। यानी कि मैंने कि अगर मैं चेस्ट नंबर 19 हूँ, तो मेरे से पिछले जो 3 होंगे चेस्ट नंबर्स, उन पे मैं कमांड करूँगा, और मेरे से जो अगले 3 नंबर होंगे उनके अंडर में काम करूँगा। जैसे मैं चेस्ट नंबर 20, 21 और 22 के कमांड टास्क हैं, यानी कि वो कमांडर थे और मैं उनके अंडर था। तो यार इसमें एक सिंपल सी ट्रिक आपने ये रखनी है कि GTO के जैसे मुझे बुलाया, ठीक है, GTO इंटरव्यू लेना स्टार्ट हो गया। बाकी बच्चों का इंटरव्यू हुआ तकरीबन 5-10 मिनट का, मेरा 20-25 मिनट का इंटरव्यू हुआ था GTO का। उसने वैसे ही पूछने लग गया, ठीक है, गर्लफ्रेंड वगैरह का पूछता है, ऐसी चीज़ें पूछता है, ठीक है। उसमें जो आपने यार इसमें हाँ ये बात याद रखनी है यार, जो आपने साइक के टेस्ट में लिखा है ना, वो अपनी याद रखना है। जैसे मैं पूछा कि आप गुस्सा कब चढ़ता है आपको ना, तो मुझे याद आया मैंने साइक के टेस्ट में लिखा था कि ही गेट्स एंग्री व्हेन ही इज़ बिजी इन समवन अनॉयज हिम। तो मैंने कहा सर जब मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ और कोई मुझे तंग करे ना, तो अगले फ़ौरन कहते हैं हाँ जैसे आप कमांड टास्क कर रहे हो और कोई आपको तंग करे पीछे से। मैं कहा नहीं सर, यानी कि जब मैं वैसे ही बैठा हूँ कोई मज़ाहिया तौर पे सर इस तरह तंग करे ना। कहता मसलन, मैं कहा सर जैसे मैं अक्सर कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ तो सर भाई तंग करता है हल्का सा कभी कभार ना। कहता है भाई क्या करता है? मैं कि सर वैसे पानी वगैरह फेंक देता है या हल्का सा वैसे छेड़ छोड़ देता है। कहता है अच्छा चलो ठीक है, क्या कहते हो थप्पड़ मार तो उठ के। मैं कहा नहीं सर बड़ा भाई, सर मार वगैरह कैसे सकते हैं सर? मैं कहा नहीं सर बड़ा भाई, सर मार वगैरह कैसे सकते हैं, बस इसी में से समझा देता हूँ। कहता है अच्छा। और इसी तरह की बात पूछता है कि डर कब लगता है? मैं सर डर इतना नहीं लगता ना। किसी जानवर वगैरह से डर लगता है? मैं सर डॉग से थोड़ा सा लगता है। कहता है अच्छा सही। फिर ऐसे मुझे कहा कि वो दीवार दूर है, वो तकरीबन कितने मीटर दूर हो गए? मैं सर 250 मीटर ना, पता नहीं इनकी इतनी होगी। कहता है 250 मीटर, हालांकि ज़्यादा थी। कहता है 250 मीटर। मैं कहा जी सर। कहता है अच्छा। कहता है मीटर में कितने फीट होते हैं? मैं कहा सर वैसे 3.2 फीट होते हैं, मैंने नहीं किया था। मैंने सर 3 फीट समथिंग ना। कहता है 3 फीट समथिंग। मैं यस सर। कहता है कितने फीट में 1 मीटर होता है? जल्दी ना, कि 2 GTO थे, दूसरे को सर 3 कितने फीट में 1 मीटर होता है? मैं सर 3 फीट में 1 मीटर होता है। कहता है फीट में मीटर। मैं कहा सर 3 पॉइंट समथिंग। कहता है अच्छा चलो ठीक है। कहता है अभी बताओ कि ये फीट में कितनी है? अब मैं 3 पॉइंट समथिंग बोला था, मैंने 250 इंटू सीधा इंटू 3 किया। मैं सर 750 मीटर ना, हालांकि ज़्यादा करना चाहिए था क्योंकि 3.2 है। मैंने 750 कह दिया। कहता है 750। मैं जी सर अप्रॉक्सीमेटली 750 फीट। कहता चलो ठीक है। फिर और इसने पूछने लग गया कि फेवरेट पर्सनल मैंने क्योंकि अबू को लिखा था, तो अबू के मेरिट्स के हैं, अबू के डीमेरिट्स के हैं। मैं कहा सर डीमेरिट्स अपना ख्याल नहीं रखते। कहते हैं क्या स्मोकिंग वगैरह करते हैं? मैं कहा नहीं सर बस उनके काम बहुत करते हैं। कहते हैं अच्छा। तो कहते तुम्हारी जैसे औलाद काम नहीं करेगी तो उन्हीं को काम करना पड़ेगा इस तरह। कहते फिर घर में हेल्प वगैरह कराते हैं? मैं ये सर कराता ना। कहते हैं क्या करवाते हैं? अम्मी की क्या हेल्प कराते हैं? मैं सर कभी बर्तन वगैरह धो लेता हूँ। कहता है अच्छा। वो कहता भाई की क्या हेल्प कराते हैं? मैं सर कभी बार पानी वगैरह पिलाता हूँ। कहता है कभी कभार? मैं जी सर। कहता हर वक्त क्यों नहीं? मैं सर जब मांगता है सर तो पिलाता हूँ। कहता चलो ठीक है। और इस तरह यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक यार जो आपने लिखा होता है वही। फिर मेरे से हॉबीज़ का क्वेश्चन लग गया कि भाई हॉबीज़ के? मैं सर पॉडकास्ट लिसनिंग ना। कहते हैं अच्छा वो क्या होता है? मैं सर पॉडकास्ट सर जब इस तरह का ये होता है कि जब कोई एक्सपर्ट्स किसी एक टॉपिक पे बात वगैरह कर रहे हो। कहता है अच्छा। कहता है अच्छा मेरे ये बताओ कि ये डायरी कब से लिख रहे हो? मैंने सर 2017 से। कहता है अच्छा ठीक है। क्योंकि हॉबीज़ जो लिखी थी वो पूछता है वगैरह बेसिक चीज़ें पूछता है यार। मेरा तो लंबा हो गया था
तो वो पूछा तो साथ वीडियो का सर चलने शुरू करवा लेना इसका। फिर मुझे ब्रीफिंग करने लगे कि आउट ऑफ बाउंड है, ये इन बाउंड है, थ्रोइंग अलाउ नहीं है, जंपिंग अलाउ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं इस पहले कुछ लोगों के कमांड टास्क हुए थे, वो बस एवरेज ही गए थे, इतना खास कुछ हुआ नहीं था। और जैसे मेरा कमांड टास्क शुरू हुआ तो वो शॉट मारनी होती है ना, तो मैंने सही उठा के शॉट मारी गई, ग्रुप पे कम में ना सही चीख के शॉट मारी ना। बाकी आराम से बोलते इशारा कर रहा था, मैंने शॉट मारी तो वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन चला गया था कि कमांड कर सकता है। ऐसे ग्रुप आया, मैं का चेस्ट नंबर 18 17, क्योंकि सारे वो जितने भी होते हैं पूरा आने के 12 का ग्रुप होता है, खड़ा हो जाता साइड पे ना। तो मैंने कहा चेस्ट नंबर 18 17 चेस्ट नंबर 18 17 16 प्लीज़ कम ना। तो मेरी तरफ आ गए, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अच्छा, लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि वो अपने ग्रुप के साथ ना बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं, जैसे ना सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसा नहीं करना। तो उन्हें इतनी आवाज़ से बोलना है कि उन्हें तो सुनाई दे और जीटी को भी आराम सुकून से सुनाई दे, तो क्या बोल रहे हैं ना। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। टास्क हमारा बहुत ही आसान है। अगर हम टीम वर्क, अगर हम सारे मिल के काम करें और आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो हम आराम से कर लें। इसमें यार बस दिखाना है कि तो कमांड कर सकते हैं आप लोग ना। तो थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ा दम दबाव रुतबा टाइप हो, ठीक है, रुतबा कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा हो कि भाई कमांड कर रहे हो आप, अफसर लगे हो, आप कमांड कर रहे हो उन पर, ठीक है। अब कुछ लोग यार कमांड टास्क में कुछ लोगों का ये होता है पीछे खड़े हुए कहते हैं चेस्ट नंबर 17 आप ऐसे कर लें, 16 आप ऐसे कर लें। मेरा ये था यार कि मैंने खुद काम करना है, ठीक है। जो खुद नहीं कर रहा था जिसे खुद भी कहता था यार कि कमांडर साहब आप भी काम करें ना। तो मैंने यार फटे वगैरह खुद भी रखे हैं, ठीक है। मैंने पहले अच्छा बीच में 2 मिनट देता है आपको सोचने के लिए बुलाने से पहले ना, तो उसमें अगर प्लान बन भी जाता पूरा, थोड़ा सा सुकून से सारा प्लान सोचो, ठीक है। अब मेरा बहुत टफ था, ठीक है। फिर कमांड मेरा स्टार्ट हो गया, मैंने जैसे 16 को आगे किया, खुद पीछे गया हूँ, बीच में खड़ा हो गया हूँ। कारों में एक जगह फंस गया था, सीधी सी बताऊँ, एक जगह फंस गया तो वहाँ से मेरा जा ही नहीं रहा था, वो हमारा लेवल सी बन नहीं रहा था। तो वो कहता है कि कमांडर साहब आपका टास्क होता नज़र नहीं आ रहा। मैं सर इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं बकअप शक करते रहोगे जनरल, इंशाल्लाह हो जाएगा, शाबाश, ट्राई करें इस तरह हम एक दफ़ा गिर रहे, हम बार ट्राई करी जा रहे हैं ना। जैसे ही होने लगा उसने कहा रुके, तो कमांडर साहब होता नज़र नहीं आ रहा आपका। मैं सर इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर फुल ट्राई मार रहे, हमारे तकरीबन हो ही गया था। तो कहते हैं ठीक है कमांडर साहब अपने सामान वगैरह रख दें स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब मुझे लगा कि मेरे से अच्छे कुछ बाकियों को होने लगे। मैंने कहा थोड़ा सा कमांड टास्क मेरा थोड़ा सा यानी कि हुआ नहीं था, बाकी मेरा कमांड अच्छी गई थी। अब जिसके मैं अंडर काम कर रहा था सबॉर्डिनेट, वो मैं आगे भर चढ़ के हेल्प करा रहा था। अभी बीच में ये हुआ था कि मेरे कमांड टास्क से पहले कुछ 3 4 5 लोगों का कमांड टास्क हो गया था, उसके बाद हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गए बीच में। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्या आते हैं, वो पहले आपको इधर लेके जाते हैं, आप ना सारा कुछ देखते हो कि यानी कि किस तरह प्लान बनाते हो आप कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं वैसे कर लूँगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, यानी कि आप अक्सर प्लान डाल दो। अब मेरा प्लान मैंने बना लिया था, ठीक है। जैसे ही सिटी फिर एक बंदा जाता है स्टार्ट करने के लिए, पहले ब्रीफिंग आपको सुबह देंगे सारी टास्क की ना। जैसे विसल हुई है, मैंने भाग के डिच को छलांग मारी है, डिच क्लियर की है। उसके बाद मैं सीधे टायर के पास चला गया हूँ। टायर काफ़ी ऊंचा लगा हुआ था। मेरे जहन में आइडिया ये था कि मैं छलांग मार के रस्सी को पकड़ूंगा, और रस्सी को पकड़ने के बाद मेरे जहन में यह था यार मैं रस्सी को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर हूँ और टांगे अंदर से गुजार लूँगा आगे। वो छलांग लगी तो रस्सी थोड़ी ज़्यादा ऊपर थी, तो मैंने टायर का ऊपर हिस्सा पकड़ लिया और मेरा पाँव थोड़ा सा फंसा था, पर मैं निकल गया आराम से, ठीक है। उससे मैंने हैंगिंग ब्रिज क्लियर मारा है। फिर मैं बॉक्सर रिंग के ऊपर से गया हूँ, फिर नीचे से, फिर दोबारा जब मैं ऊपर से गया मुझे ऐसा लगा कि आपका ना वो क्लोथ्स वगैरह टच नहीं होने चाहिए रिंग को। तो फिर मुझे लगा मैं टच हो गया, मैं दोबारा वो एक स्लाइड रिपीट मारी है। उसके फिर आगे मैं हाई जंप के लिए भागूँ तो बीच में मेरा पाँव थोड़ा सा अड़ गया ना। तो फिर मैं नज़दीक से मैं दोबारा क्या रिपीट करूँ, मैं वहीं से भाग के मैं छलांग मारी है और मैं आगे जाके गिर गया हूँ, ठीक है। आगे हाई जंप के बाद फिर मैं खड़ा हो गया हूँ। फिर वो जिग-जैग के लिए मुझे धूल मट समझ नहीं आई ना, बहुत जल्दी सांस वगैरह चढ़ गया था। तो फिर मैंने वो जिग-जैग वाला था, उसमें मैंने हाथ रख के ऊपर चढ़ गया हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा कि मुझे अचानक याद आया कि हाथ नहीं लगाना उस पर। आपने जिग-जैग के आप स्टार्टिंग में चलते हैं तो हाथ नहीं लगाना, आपने वैसे पाँव के साथ ही चढ़ना होता है। फिर मैं दोबारा छलांग मार के साइड नीचे उतरूँ, फिर मैं दोबारा हाथ लगाए बगैर सुकून से खड़ा हूँ, वो कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने टार्जन रिंग की है। उसके बाद मैंने वो मंकी ब्रिज था वो किया। जैसे मंकी ब्रिज करके मैं रोप की तरफ गया हूँ, मैंने छलांग मार के रोप कड़ी है तो विसल हो गई। वहाँ पर मैं छोड़ के फिर मैं चला गया बाहर। मेरे तक 8 हुए ऑब्स्टिकल्स और मेरी रोप रह गई थी, ठीक है। और बाकी मेरे ग्रुप में काफ़ी वीक थे, मेरे ग्रुप में किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ, किसी के 6 हो गए, किसी के 7 में, इस तरह हुआ था। नहीं, मेरा अच्छा गया था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मेरा कमांड टास्क हुआ। कमांड टास्क के बाद जब मैं औरों के सब अपने यानी कि ग्रुप के सबॉर्डिनेट काम करने लगा तो मेरी यह था यार कि मेरा इतना आला नहीं किया कमांड टास्क, मैंने बाकियों के ना अंडर से ही काम करना है।
तो बाकी कमांडर में ऐसे ही काम शाम करने लगे और उनकी आगे बढ़ चढ़ के हेल्प वगैरह करा रहा हूँ। अब बीच में मेरे एक कमांडर था, वो थोड़ा सा नल्ला टाइप से था ऐसे, तो उसमें हमारा ये था यार कि हमने 2 बैम्बू स्टिक्स दिए हुए थे, बीच में 2 रोड्स वगैरह थे, इस तरह कुछ था ना। तो मैं आगे बढ़ चढ़ के, यानी कि एक जगह हमारा फंस रहा था, वो जंप मारनी थी वहाँ पे ना। तो मेरे कमांडर साहब खुद जा नहीं रहे थे, उन्हें हाथों चोट लगी थी पता नहीं ड्यूरिंग ऑब्स्टिकल। तो उन्हें जस्ट मैं 20 को भेजा, उसने एक ट्राई मारी, वो कहता है कमांडर साहब ये नहीं हो सकता ना। मैंने कहा कमांडर साहब मैं ट्राई मारूँ, उसने कहा कर। मैंने बैम्बू स्टिक थी ऊँचाई, यानी कि बैम्बू स्टिक का इंक्लाइन बनाई हुई थी। मैंने 2 कदम लिए, छलांग मारी है, मैं गिर गया आगे जाके ना। फिर मैंने कहा दोबारा करता हूँ। मैंने भाग के फटाफट 3 बैम्बू स्टिक पे 3 दफ़ा फटाफट चल के ना छलांग मार के मैंने पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, ऊपर जाके मैं खड़ा हो गया हूँ। फिर जनाब मेरे बाकी जो होते हैं दोस्त बाकी ओके सर, तो ये मैं आधे घंटे की पॉज के बाद दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सॉरी है कि थोड़ा सा टॉपिक दोबारा चेंज हो गए। अच्छा, तो मैंने कमांड टास्क से, मैं किसी और के कमांड टास्क में काम कर रहा था यार। तो मैंने तो ये किया था कि मैंने आगे फुल बढ़ के काम शाम कराया था, ठीक है। और मेरे कमांडर साहब थे, ठीक है, उन्होंने कहा भाई यानी कि वो ठीक है सॉरी, मेरा कमांडर मैं किसी और के कमांडर साहब के अंदर काम कर रहा था। वो कमांडर साहब इतने कोई काबिल नहीं थे, तो हमारे ऑब्स्टिकल आसान टाइप से ही था। तो बांस के ऊपर हमें चल के जाना था, ऊपर छलांग मार के पकड़ना था, जंपिंग हमें अलाउ थी। तो चेस्ट में 20 को उन्होंने कहा कि वो छोटे हाइट के थे ना, उन्होंने ट्राई की, उनसे नहीं हुआ। मैंने कमांडर साहब मैं करता हूँ, कहते हैं ठीक है। मैंने 2 कदम लिए, छलांग मारी, मैं गिर गया। फिर मैंने दोबारा ट्राई की, उठा, दोबारा वापस आया, दोबारा ट्राई की, भागता हुआ गया, 3 कदम लेकर ऊपर की तरफ चला और छलांग मारी, और मैं ना काफ़ी ज़ोर से जाकर लगा था। तो मैं नहीं गिरते गिरते बच गया, मैंने खुद को हैंडल करके ऊपर बैठ गया हूँ। मेरे कमांडर साहब ने कहा रस्सी बांध दे, मैंने रस्सी बांध रहा था। इतने में जीटीओ कहते हैं कि कमांडर साहब प्लान क्या आपका? कमांडर साहब ने कहा सर यहाँ तक बांस का डंडा आ रहा है, यहाँ से हम आगे जंप करके दूसरे पोल पर जाएंगे और दूसरे पोल से हम आउट तक जो दूसरा बांस का डंडा पोल निकालेंगे। जीटीओ ने कहा कमांडर साहब यू आर इनबाउंड, आप जाके ट्राई मारें कि वो बांस का डंडा पहुंचता भी है वहाँ तक कि नहीं। तो हमारे कमांडर साहब गए, उन्होंने बांस का डंडा लगाया, वो नहीं पहुंचे। तो कमांडर साहब कहते हैं अब क्या करेंगे? हमारा जो सॉरी जीटीओ कहते हैं कि कमांडर साहब अब क्या करेंगे? तो मेरे ग्रुप का जो कमांडर था वो कहता है कि सेशन 21 था वो कहता है सर ये तो हो ही नहीं सकता। तो कमांडर साहब ने पूछा कि किसी और को पता है इसका प्लान क्या करना है कि कैसे होगा, यानी हम बाकी जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं चेस्ट नंबर 19 अगर आप इन कमांडर साहब की जगह होते आप क्या करते? मैं कहा सर ये दूसरा जो है जो डंडा वो सर मैं यहाँ पे फंसा देता, कि 2 पिलर थे ना, 2 पोल बने हुए थे, यहाँ पे मैं फंसा देता और पहले वाला आगे तक करके बांध देता और फिर हो जाना था। तो मेरे कमांडर साहब कहते हैं कमांडर साहब ऐसा हो जाएगा? वो कहते हैं जी सर हाँ ये ठीक है, ऐसे हो जाता है ना। तो वो कहते हैं चलें खैर ऐसे छोड़ें, यू आर इनबाउंड, आप क्या करेंगे? यू आर इनबाउंड, उससे कह दिया कि आप हैं इनबाउंड। तो वो भी दोबारा जाके फटा लगाने की कोशिश कर रहा है वो। तो वो हमारे जीटीओ गुस्से में कहते हैं कि चेस्ट नंबर 19 बताएं इन्हें क्या करना है। कमांडर साहब जब आप इनबाउंड हैं तो आप ना ड्रम हमारे पास, आप ड्रम उठा के ले जाएँ। लेकिन यार तो वो ड्रम उठा के ले गया, तो फिर मुझसे आके कहता है कि चेस्ट नंबर 19 मैं क्या करूँ? मैं कमांडर साहब आप चेस्ट नंबर 20 को उठा के ले जाएँ। मुझे 20 को उठा के ले गया। इस तरह के मुझसे पूछता रहा, ठीक है। और मुझे हंसी आ रही, मैं हंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है यार। ये उस तरह के हमारे कमांडर्स हो गए थे, जीटीओ का हो गया टास्क सारा। अब जीटीओ टास्क के लिए मैं आपको सिंपल सी दोबारा तो मोटी गाइडलाइन दे रहा हूँ कि यार जीटीओ के टास्क के लिए ना आपने अपनी आवाज़ फुल ऐसे करेंगे आप लीड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप कमांडर हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप सारों को कंट्रोल करेंगे, ठीक हो गया। अब यार इसमें मोस्ट एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार ये है कि आपने जब बोलना है तो ऐसा बोलें कि यार लोग आपको सुने। अभी ये जो है हमारा, ठीक है, कमांड टास्क, इसमें आपने कमांड करनी है, यू आर द कमांडर, आपने कमांड करनी है। आपने कहना चेस्ट नंबर 18 कम है, और बीच में मोटिवेट करते रहना है। स्टार्टिंग में मोटिवेट करो, बीच में साथ मोटिवेट करते रहो, ठीक है। और जब किसी और के सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं यार, तो खुदा का वास्ता बीच में ना बोलें जब तक कमांडर साहब आपसे ना पूछना क्या करूँ, वो गलत करेक्ट करने दें। मगर आप आगे हो के ना उसके हेल्प करें, उसकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उसके आगे हो के आप उसकी हेल्प करें। वो यानी कि इतना उसके साथ साथ रहना कि अगला कमांडर साहब कहे कि भाई आपसे ही सारा काम करा और आप आगे हो के खुशी काम करें, ठीक हो गया। और ऑब्स्टिकल के यार बस प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, इतना सीन ही आराम से हो जाता है। ऑब्स्टिकल का इतना कुछ सीन होता नहीं है, ठीक है। और ये था हमारे जीटीओ के फाइनल टास्क। इसके बाद जीटीओ कहता है आप लोगों का, इसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट हुई, हम सबको घोड़तेल ने बैठा दिए कि और आप चिट दे देते हैं कि आप किसे फ़र्स्ट पे रखते हैं, किसे सेकंड पे रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 6 बंदों ने फ़र्स्ट पे रखा था, बताते नहीं है बट यानी कि हमने कि मैंने ग्रुप वालों से बना के रखी हुई थी।
तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 लोगों ने फर्स्ट पे रखा था, 1-2 ने सेकंड पे रखा था, 1-2 ने थर्ड पे भी रखा था, क्योंकि जो चेस्ट नंबर 17 था वो तो हमारा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे ग्रुप था चेस्ट नंबर 17 यार, उसने कुछ इतना खास किया नहीं था बट उसका कमांड टास्क बहुत अच्छा गया था। अच्छा अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ हिंट, ठीक है। कमांड टास्क में ये कमांड टास्क है या प्रोग्रेसिव टास्क है, जो भी टास्क है उसमें ज़्यादातर हम इस चीज़ से फंस जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा फटा मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचता नहीं है, तो बीच में हमें ड्रम या वगैरह कुछ रखना होता है जिसके ऊपर हम फटा रखें ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें बड़ा सा फटा ले डाउन कर देते हैं, पीछे हम एक बंदा खड़ा करता है, जब दूसरा बंदा क्यों हवा में होता है, लंबा सा जा रहा होता है, तो दूसरा बंदा आगे आगे जाके वो चीज़ रखने की कोशिश करता है, तो उसका वेट पूरा शिफ्ट हो जाता है कोने की तरफ, तो वो सीसॉ बन के गिर जाता है दूसरी तरफ ना। तो इसमें उस चेस्ट नंबर 17 ने किया था, वो लेट गया था, उसने लेट के आगे ड्रम रखा था, लेट गया था ना, उसका वज़न पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अगर वो बैठ के या खड़े होकर जा रहा था, कोई भी हम जैसे हम लोग बैठ के या खड़े होकर आगे जा रहे थे, तो वो सीसॉ वाले से पड़ा होगा कि फोर्स ज़्यादा डली थी तो वो ज़मीन पर लग जाता था। तो यहाँ पे आप ऐसा कोई प्रॉब्लम तो आप लेट के करें, ठीक है। ये GTO के टास्क हमारे हो गए थे। इसके बाद यार बहुत ही आसान है, इसके बाद हमारे थे इंटरव्यू। अब साइक का इंटरव्यू था। अब साइक के इंटरव्यू में यार जो आपने वॉट वगैरह में लिखा है ना, वॉट की आपने देखें ये तैयारी करनी है कि यार वॉट पॉजिटिव रखें, और जिस तरह हेट हो गया, डर हो गया, गुस्सा हो गया, इस किस्म वाले सेंटेंसेस याद रखें। और मेन चीज़ आपकी यार वॉट वाले में ये है कि आप लोगों ने क्या करना था, हाँ वर्ड वाले में जो सेंटेंस कंप्लीशन है, वो कुछ सेंटेंस जो उर्दू में होते हैं ना सेंटेंस कंप्लीशन, वही आपके इंग्लिश में भी आए होते हैं, तो वो कोशिश करें यार कि सेम चीज़ लिखें। उसके बाद OPI ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू होते हैं, 146 होते हैं और आगे 144 होते हैं, आगे 6 सिचुएशंस होती हैं यार। उसमें देखें जैसे आता है कि पहले दफ़ा इंग्लिश में होता है, मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि आपका दूसरे उसमें आपने करना था मैं स्ट्रॉन्गली एग्री करता हूँ या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करता हूँ, जो भी करता हूँ ना, उसमें रिपीट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो इस तरह रिपीट नहीं होता है कि एक दफ़ा आपने स्ट्रॉन्गली एग्री किया दूसरी स्ट्रॉन्गली एग्री करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे एक दो आया था कि एक दफ़ा आया था कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, उसने आपने कर दिया स्ट्रॉन्गली एग्री, चल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। यही कुछ 40-50 के बाद आ गया मैं अपनी ज़िंदगी से नाखुश हूँ, उसने फिर अगर पहले वाले आपने स्ट्रॉन्गली एग्री किया था तो दूसरे वाले आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करें। मैं अक्सर खुश रहता हूँ या जो भी इस तरह कहने कि जो भी वो ज़हन में रखने कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, और वो यार उसकी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप में ना यानी कि ऑफिसर बनने की क्वालिटी हो, यानी कि आपको गुस्सा, यानी कि उसमें आपने ऐसा शो करना है कि आपको गुस्सा नहीं आता, आप सिचुएशंस अंडर प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव हैं, आप एडेप्टेबल हैं, यानी कि आप हालात के साथ अपनी जो है लाइफस्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसमें जैसे मेरा अभी मैं साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में गया हूँ, इंटरव्यू हूँ इस्लाम वगैरह लिया, तो वो कहते हैं कि आप न्यू फोर्सेस एकेडमी से हैं। मैं कहा नो सर ना। अब क्योंकि यार मुझे उम्मीद है क्योंकि GTO की सारी इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे को बातें शेयर करते रहते हैं अपने नोट्स वगैरह ना, तो मुझे कहता है कि आप यानी कि आप तैयारी करके आए हैं ना। मैं तैयारी कहाँ सीखी, मैंने कैसे यूट्यूब वीडियो देखी है। फिर बातों में इस तरह होते हैं ना, मेरा ना MCM का जिक्र आ गया कि मैं मिलिट्री कॉलेज मरी का था। उन्होंने रीज़न पूछा, मैं सर अबू की तबीयत ख़राब थी फलां, ये रीज़न मैंने GTO को दिया था, ये रीज़न मैंने डिप्टी को दिया। मेरी पूछते हैं गुस्सा कब आता है, मैं कहा सर जब मैं बिज़ी हूँ। ये यार चीज़ें तीनों सवाल एक से, तीनों सेम सवाल करेंगे आपसे, आप जो एक को जवाब दोगे वही आप बाकी को जवाब दोगे, और इसी किस्म की आपने अपनी पर्सनैलिटी आपने वाट में शो की हो। अब मुझे वो कहता है कि आपको किस जानवर से डर लगता है, क्योंकि जितने भी डर वाले सेंटेंसेस थे उसमें मैंने यही किया था, मुझे यानी आखिर से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। मैं उससे मुझसे पूछा कि आपको किस जानवर से डर लगता है, बड़ा स्पेसिफिक हुआ। अब मैंने एक सेकंड सोचा कि मैंने कौन से जानवर का जिक्र किया, फिर मुझे याद आया मैंने शाउट वाला सेंटेंस है ना वाट में, उसका मैं लिखता ही शाउटेड व्हेन ही सॉ द डॉग। तो मैंने कहा सर डॉग से थोड़ा बहुत डर लगता है ना। कहता है अच्छा क्यों काटा उसने, मैं कहा नहीं सर नहीं काटा। कहता फिर मैंने सर भाई को काटा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यार साइक के टेस्ट में यार कुछ भी नहीं होता, बस एक मिनट का इंटरव्यू होता है। क्या करते हो अबू, क्या करते हैं भाई, क्या करता है भाई, कितने अबू कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हो, नंबर कितने आए, चीटिंग करते हो, गर्लफ्रेंड वगैरह है, इस तरह बेसिक कोई कुछ भी नहीं होता यार, बेसिक सवाल है। ठीक है, ये हमने कर ली, खाना वगैरह खाया। इसके बाद हमारा था डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू। अब डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देने गए तो उसने थोड़ा सा लंबा लिया, मैं अंदर गया, मैंने कहा सर मेरे मैन आ गया। ठीक है, बैठ गए। वो मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, मैं सर रावलपिंडी से आया हूँ। कहता है कितने घंटे लगे, मैं सर 3.5-4 घंटे लगे हैं। कहते हैं अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3.5 घंटे लगे और आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड थी 90 किलोमीटर/आवर।
90 किलोमीटर पर आपकी एवरेज स्पीड थी तो आप 3 घंटे में कितना करेंगे? इसका मैंने गलत जवाब दिया, मैंने कह दिया 210। क्यों मेरे जहन में आ गया कि मेरे दोस्त से सवाल किया तो उसने 90 किलोमीटर पर 1.5 घंटा उसने बोला था दोस्त के वक्त ना। तो मेरे जहन में वो था, मैंने अचानक 60 करके मैंने 60 × 3 किया और 60 का हाफ 30 किया। मैं कहा 180 × 30 = 210। कहता है 9 × 7 क्या होता है? मैं 27 कहता। फिर मेरे जहन में यार उनकी बात गौर से सुनने में याद है तो 90 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं। फिर मैंने 9 × 7 = 27 किया, 9 का हाफ 45 किया तो मैं 315 बोल दिया। कहता ठीक है। फिर एक और सवाल उसने किया मैथ कैसे में, वो गलत हो गया। ठीक है यार, देखिए आपका स्टार्टिंग में आपका मैथ का सवाल करेगा तो गलत हो जाता है, बंदा परेशान हो जाता है यार। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। मैं इनको और कॉन्फिडेंट हुआ यार कि गलत हो गया, मैं इंशाल्लाह अगला जो है वो मैं इससे भी अच्छा दूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे कहता है कि मेरे पीछे 3 फ्लैग लगे। मैं गया सर ना, एक नेवी एयरफोर्स और एक आर्मी का लगा हुआ था। कहता है कि 2 फ्लैग से कलर एक जैसा है, कौन सा कलर है वो? अब मैंने कहा सर ब्लू शेड है सर। कहता है किस इसका? मैंने कहा सर नेवी और एयरफोर्स का। कहता है अच्छा ठीक है। कहता है और भी 2 कलर फ्लैग से कलर सेम है, वो बताओ कौन सा कलर है? मैं कहा ग्रीन सर। कहता है वो कैसे? मैं कहा सर एक आर्मी का है और एक एयरफोर्स के साथ ना छोटा सा ना पाकिस्तान का लगा हुआ था। मैंने सर पाकिस्तान का फ्लैग। कहता है ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम GT और मैं डिप्टी साइक के हैं सिर्फ साइक ने, हाँ सॉरी मैं साइक का इंटरव्यू था। फिर साइक के सॉरी यार मैं बीच में थोड़ा सा भूल गया था कि मैं और काम शाम कर रहा था, मैं पॉज कर लेता हूँ ना। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ दोबारा मुझे याद नहीं रहता कि मैं लास्ट टाइम मैंने क्या बात की थी। तो मेरे ख्याल में मैं साइक का इंटरव्यू दे रहा था यार। उसने मुझसे नूर फोर्सेस अकेडमी वगैरह पूछा कि अकेडमी वगैरह ज्वाइन किया आपने? मैंने कहा नो सर। फिर उसने मुझसे कि बेसिक पूछता है कि अबू की तनख्वाह कितनी है, पेंशन कितनी है, भाई क्या करता है, भाई की यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, अबू ही पे करते हैं। बस फिर इतने साइक का इतना ही इंटरव्यू था। ठीक है, और वो डॉग वगैरह वगैरह उसने पूछा और उसने मेरी सिचुएशन डाली थी कि सर जो आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे हैं तो 2 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं और अगर उन्होंने चीटिंग कर ली तो उनके आपसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? मैं कहा सर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। कहता है नहीं पर उनके नंबर आप शिकायत वगैरह नहीं लगाएंगे उनकी? मैं कहा नो सर मैं अपने पेपर पे फोकस करूँगा। कहते हैं ठीक है। मैं चला गया और आई थिंक हाँ सॉरी मैं था शायद डिप्टी का इंटरव्यू उतारा था। ये साइक ने मुझसे ये उससे सिचुएशन डाली और GTO मेरे GTO चले गया। उसने मैथ के 2 सवाल पूछे, वो फ्लैग वाला उसने मुझसे पूछा। उसके बाद जनाब मुझे कहता है कि चाह बाहर किधर है? मैं कहा सॉरी सर ना नहीं पता था। फिर कहता है नेटो से क्या बनता है? अब मैं GK नहीं करके गया था, मैंने वीकेंड GK लिखी हुई थी। मैंने नेटो का ना पता नहीं क्या बना लिए। मेरे दोस्त थे जो गिलगित वगैरह जाते थे तो उनका भी इस तरह का कुछ था। मैंने नेटो से मैं सर नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं देखा मैंने बहुत गलत बनाया। ठीक है, फिर मुझे कहता है अच्छा ये बताएं सार्क से क्या बनता है? मैं सर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कहता है अच्छा OIC से क्या बनता है? वो बता दिया मैंने। फिर मुझे कहता है कि हाँ उसने सिचुएशन डाली कि आप अपने भाई के साथ जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन फाटक पे जा रहे हैं, चल रहे हैं, आपके भाई का पैर फंस गया है, आपके पास 10 सेकंड है, ट्रेन आ रही है और आपके पास लीवर है, आप उसे चेंज कर सकते हैं मगर आगे 4 चरसी बैठे हुए हैं जो इस दुनिया पे बोझ हैं, आप क्या करोगे? मैं सर मैं भाई का पैर छुड़ाने की कोशिश करूँगा। कहते नहीं टाइम नहीं है। मैं कहा सर फिर मैं भाई को खींच लूँगा सर, उसका पैर जाने दूँगा। कहते नहीं आप लीवर नहीं खींचेंगे। मैं कहा सर लीवर खींचूँगा तो सर आगे वो 4 बेचारे लोगों की सर जान चली जाएगी। कहता है नहीं यार वो पहले बोझ है दुनिया पे। मैं कहा सर देखें जो वो काम कर रहे हैं सर वो बहुत गलत कर रहे हैं, बट सर जान की अहमियत सर बहुत ज़्यादा होती है सर, तो मैं 4 जानों से बेहतर है मैं सर एक पैर जाने दूँ ना। कहते यार बात सुन ले मेरी, वो तेरा भाई है सगा और वो यार 4 भंगी चरसी उनका क्या इस दुनिया का क्या करना है उनका। मैं सर वो बात नहीं है सर, वो अभी जो काम कर रहे हैं गलत है सर, बट सर क्या पता वो सुधर जाएं सर, आगे उनके पास उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है सर। इंसान गलतियां तो हर इंसान करता है सर, पर इंसान को सुधरने का मौका देना चाहिए सर। कहता अच्छा ठीक है। फिर यार मुझसे थोड़ा सा तकरीबन 10-15 मिनट का हुआ था और बस यानी कि फैमिली के पूछता रहा क्या कि अबू क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं आप, अच्छा ये बताएं आपने अगर आर्मी में ना हुआ क्या करूँगा। मैं सर मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करूँगा ना। कहता है अच्छा तो कहते हैं अभी आपने प्रायोरिटी क्या रखी है। मैं सर मैंने मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग ही रखी है। कहता है अच्छा सही है, क्या चीटिंग वगैरह करते हो? मैं कहा नो सर। कहता है अच्छा आप तो मिलिट्री कॉलेज मरी में रहे हो? मैं कहा जी सर रहा हूँ ना। कहता है अच्छा बंकशंक मारा होगा? उसने रीज़न पूछा, मैं रीज़न वगैरह दे दिया। कहता है बंकशंक मारा कभी? मैं कहा नहीं मारा सर। कहते गर्लफ्रेंड वगैरह है, गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो, ये इस रंग फदाल वगैरह? मैं कहा नो सर ना। कहता क्यों? मैंने कहा सर मोबाइल ही नहीं है, बस बात मुकई, हालांकि था झूठ बोला है मैं। कहता मैंने कहा मोबाइल ही नहीं है सर। कहता है अच्छा मोबाइल नहीं है। क्यों मुझे याद है कि मैंने ना सेंटेंसेस में ना एक जगह कुछ था, मैंने कहीं ना कहीं लिखा था
कि मेरे मोबाइल में गुस्सा चढ़ा जब छोटे कज़न ने मोबाइल तोड़ दिया, या इस तरह कुछ कहानी मैंने मोबाइल टूटने की बात कहीं ना कहीं डाली थी, इसलिए मैंने वो भी कवर मार लिया। ठीक है, कहता है अगर मोबाइल होता तो मैं सर फिर भी ना करता। कहता क्यों? मैं सर अपने काम में बिज़ी रहते सर, इस तरह कभी सोचा ही नहीं है। कहता ठीक हो गया। इस तरह सलाम एक दो और बातें पूछता रहा। ठीक है, बेसिक फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछता, कुछ सीन नहीं है यार, लोगों ने फजूल बातें बनाई हुई हैं, बस आप कॉन्फिडेंट रहें। और यार वो फ्रैंक होने की कोशिश करता है, बहुत फ्रैंक करने की, फ्रैंकली बोल रहा है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बट आपने ना सीरियस रहना है और टू द पॉइंट ही जवाब देना सारों का। ये जहाँ पे हमारा डिप्टी का इंटरव्यू भी हो गया। इस बार हम चले गए, खाना शाना खाया। अगले दिन सुबह जनाब हम उठें दोबारा, हमें कहा था आप सामान पैक करके जोहर हाल आएंगे। हम सामान पैक करके जोहर हाल आ गए। ये मैं डे 3 भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सामान पैक करके हम आ गए जोहर हाल। जब जोहर हाल हम आए हैं तो वो मुझे कहता है कि जोहर हाल आए हैं तो वो कहते हैं कि अभी जिनका री होगा उनको बुला लिया जाएगा। काफ़ी देर बैठे रहे, फिर जिनका री था उन्हें बुला लिया। वो ज़्यादातर रिपीटर्स ही होते हैं और बाकियों को बारी बारी ग्रुप वाइज छोड़ते गए। वहाँ से ने मोबाइल लिया और हम बाहर आ गए हैं। बाहर हमने गाड़ी पकड़ी और हम चले गए। ठीक है, और अभी मैं आपको फ़ाइनल बता रहा हूँ कि क्या तैयारी करनी है और मैंने सम अप कर रहा हूँ। ठीक है, देखें अब 3 है आपके, GTO, आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका डिप्टी को आपने इंटरव्यू में इम्प्रेस करना है। और डिप्टी के पास जब तक आप पहुंचते हैं, आपकी साइकोलॉजिस्ट वाली बातें और आपके GTO टास्क वाली सारी बातें उसके पास पहुंची होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक बंदे को कहें वही बाकी 2 बंदों को कहें और वही टेस्ट में लिखने की कोशिश करें आप। सही हो गया। और डिप्टी इस तरह हो जाएगा। जब साइकोलॉजिस्ट है ना, या साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में लिखो वो याद रखो। ठीक है, व्हाट बेशक हो, बेशक सेंटेंस कंप्लीशन हो, बेशक OPI हो, और पिक्चर स्टोरीज का इतना सीन नहीं होता। कोशिश करें पॉजिटिव रहें और कोशिश करें यार कि आप यानी कि एक प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड, एक प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया हो और एंड पे हैप्पी एंडिंग, ये बस आपने रखने की। ये आप ट्राई वगैरह कर लिया करें। और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का ये कहूँगा यार यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखो, क्योंकि काफ़ी वही थे जो आए होते हैं। ठीक है, और बहुत आसान है यार, सिंपल है। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। ये होगा साइकोलॉजिस्ट और GTO। यार मैं कहूँगा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था GTO, क्योंकि GTO में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी गई ना तो वो बाकी जगह आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। ठीक है, और अब जब आप GTO को जाए ना, यार GTO में आपने ना दोबारा मैं शुरू से सारा एक सम अप कर देता हूँ। जब ग्रुप डिस्कशन हो आप कोशिश करें आप बोलें, 2-3 दफ़ा बोलें, कम बोलें, बेशक कम बोलें मगर अच्छा बोलें, इनिशिएटिव वगैरह लें। ठीक हो गया। जब आपकी लेक्चरेट हो तो यार आप जैसा ही बोल रहे हैं ना, काफ़ी लोग ये गलती कर रहे थे, कोई जितना बस था। हमारे GTO ने कहा था कि जब मैं कहूँगा ना चुप तब चुप करना है। वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, कहते हैं सर थैंक यू जेंटलमैन। GTO कहता है आपका टाइम अप नहीं हुआ कि 2 मिनट बोलना होता है। यार फजूल बंदा, जब तक उसने कहा यार बताऊँगा तो बोलते रहो, बस चुप करके आपने बोलते रहना है। जो भी चीज़ें कोई आपकी सुन नहीं रहा होता, आपने क्या बोलना, बस ये देख रहा था कि किस तरह बोल रहा होता है। आपने थोड़ा सा यानी कि अपराइट होके हाथों इशारे करके बस बोलते रहें, बेशक पॉइंट्स रिपीट करते रहें और बोलना है। जब तक GTO कहेगा नहीं ना कि थैंक यू जेंटलमैन, तो बस आप बोलते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कोई सीन नहीं है इस तरह। और उसके बाद है मिलिट्री प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मिलिट्री प्लानिंग स्टार्ट होगी आपने कहना है जेंटलमैन देखिए हम ऐसा कर ले, स्टार्ट इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट की है। आपने इनिशिएटिव लेना है, आपने पूरे ग्रुप का साथ लेके जाना है। बीच में आपने बीच में एक पॉइंट आएगा जब ना 2-3 बंदे अपना अलग प्लान बना रहे हो जाएंगे, 2-3 अपना प्लान बना रहे होंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे करें ना, 2-3 अलग पॉइंट ऑफ कर रहे होंगे, 2-3 अपना अलग पॉइंट बना रहे होंगे। आपने कहना जेंटलमैन देखें अगर आप लोगों के पास अगर हम मिलके करेंगे, अलग करेंगे तो जेंटलमैन हमारा प्लान नहीं बनेगा। हम सब मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा प्लान आराम से हो जाएगा। जेंटलमैन देखें आप क्या कहते हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा जेंटलमैन आप क्या कह रहे हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, हाँ जेंटलमैन देखें हम ऐसे करके अगर ऐसे कर लें तो फलां हो जाएगा। दोनों के सारे को प्लान बला हम लोग के एंड पे जेंटलमैन के GTO कहते हैं 10 सेकंड रह गए, जितने में 1 मिनट रह गए। तब आप जितनी बातें सुनिए ना सबके सब अगर जेंटलमैन देखिए बात सुनिए, फिलहाल हमारा प्लान ये हुआ कि हम ऐसे करते हैं, फलां करते हैं। ठीक है, और इनिशिएटिव लेना, हाथ खड़ा करना है, वोटिंग शोटिंग जो भी अल्लाह करे। फिर जब PGT है उसमें आपने आगे बढ़ के परफॉर्म वगैरह करना है और कोशिश करें कि ग्रुप आप पे डिपेंड करे। आप लीड कर रहे हो बट आप लीडर ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने अपने कमांड हाउस में से कमांड करना है कि जैसे आप कमांड कर रहे हैं, अगले आपके सिपाही हैं, आप ऑफिसर हैं, आप कमांड कर रहे हैं कि जनरल देखें वैसे जनरल पहले बीच में आना तसल्ली देते रहना, इंशाल्लाह जनरल हो जाएगा। अच्छा उसमें 16 आप ऐसे करें, खुद आगे बढ़ के काम करें। ये मेरी साइकी के लीडर को खुद काम कराना है। ठीक है, उसके बाद औरों के जो कमांड के अंदर होते हैं तो आप आगे बढ़ चढ़ के काम करें। और ये सारी ही मेरी जो बातें थी। और आपको फिर भी इसके बाद भी कोई बात समझ नहीं आती है, कोई पॉइंट है आपका, तो आप यूट्यूब पे उम्मीद है ये वीडियो देख रहे होंगे, तो
अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं तो आप मुझे, क्योंकि मोस्टली आप मेरे जानने वाले होंगे, तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो आप मुझे फ़ेसबुक वगैरह मैसेज वगैरह कर लें, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं आप यहाँ पे कमेंट कर लें, मैं आपको यहीं पे रिप्लाई दे दूँगा इंशाल्लाह। और इतना सीन नहीं है यार, प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन आपने करनी है अपनी स्पीकिंग एबिलिटी आपकी जीटीओ के टास्क में। ठीक है, अगर आप बोल सकते हैं ना तो आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। ठीक है, बोलना आपका सबसे इम्पोर्टेंट की है। अच्छा बोलें। अच्छा हाँ, मैं ड्रेसिंग बताना भूल गया आप लोगों को, मैं ड्रेसिंग बता देता हूँ। ड्रेसिंग देखें, पहले दिन आप जैसे भी जाएँ कोई उसका इतना सीन नहीं है। ड्रेसिंग आपको कहीं पे कोई कोड कंप्लीट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ड्रेसिंग आपने करनी है इंटरव्यू में। जीटीओ में तो आपने वो पीटी निकर का अच्छा वगैरह पहना होता है। ड्रेसिंग आपकी है इंटरव्यू में। आप देखें, अगर आप हैं ग्रुप 1 में जीटीओ के, जो कि है चेस्ट नंबर 1 से लेके 11 तक, तब आपका जीटीओ का एक दिन इंटरव्यू, जीटीओ को छोड़ दें, डिप्टी का एक पहले होगा, डे 1 इंटरव्यू होगा, और जो साइकोलॉजिस्ट का उसका आपका डे 2 इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कोशिश करें यार कि आप ना 2 पेयर फॉर्मल्स की कम से कम बना के लेके जाएँ। मैं 3 पेयर्स लेके गया था फॉर्मल के, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या लेके गया था। मैं 3 पेयर फॉर्मल के लेके गया था, जिसमें मैंने एक रखा था डिप्टी के इंटरव्यू के लिए, एक साइक के इंटरव्यू के लिए, एक री इंटरव्यू के लिए तैयार था। ठीक है, अगर आपका के ऊपर में आप 2 तो एटलीस्ट बना के लेके जाए ना, कि अगर चलें आपका ग्रुप 1 में आता है तो एक दिन आप डिप्टी का दे दें, अगले दिन आप साइक का दे दें, और जो डिप्टी वाले दिन पहना था वही आप रीग में पहन के तैयार बैठे हों जिस दिन आपने वापस आना है। ठीक है, और अगर आपका आप ग्रुप 2 में जीटीओ के, जो कि जस्ट नंबर 11 से लेकर जस्ट नंबर 22 तक है, तो आपका डे 2 जो होगा, जो कि आपका असल में तीसरा दिन होता है, अराइवल डे, डे 1 और डे 2 जो है, उसमें आपका दोनों इंटरव्यू होने, साइक के भी और डिप्टी के भी। तो वो आपका एक ही फॉर्मल वहाँ पे चलेगा, और जो दूसरा फॉर्मल था वो आप आखिरी दिन आते हुए पहन लें। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, शलवार कमीज़, अगर देखें शलवार जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, कोशिश करें यार ड्रेस पैंट शर्ट पहने, थोड़ा सा ना बंदा अच्छा लगता है। नहीं तो अगर आप शलवार कमीज़ में अच्छे लगते हैं, आप शलवार कमीज़ पहने, पर वेस्ट कोट लाजमी पहने। और शलवार कमीज़ ट्राई करना यार कि शलवार और कमीज़ एक ही कलर की हो ना, वैसे वाइट शलवार और कुर्ता शुर्ता ये चीज़ें ना करना। और मैंने तो यार 2 पेयर बनाए थे जो मैंने स्पेशल इंटरव्यू के लिए बनाए थे। वो यार मैंने था, एक ब्लैक पेंट थी, मेरी लाइट ग्रे टाइप शर्ट थी, और ब्लैक टाई थी, ये मेरा पहला सेट था। और मेरे ब्लैक बूट और ब्लैक बेल्ट थे। और जो मेरा दूसरा सेट था वो मैंने डार्क ब्लू पेंट की थी, लाइट ब्लू शर्ट की थी, और डार्क ब्लू टाई की थी, और साथ वही ब्लैक पेंट और ब्लैक बेल्ट था। यार ड्रेसिंग आप जो भी करें, आप ट्राई करें यार कि डार्क और डल पेंट हो, लाइट कलर्ड शर्ट हो, और एक डार्क कलर टाई हो, उसमें बंदा अच्छा लगता है। ठीक है, और टाई क्लिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो चेस्ट नंबर ऊपर पहना होता है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात है कि समझ नहीं आती, तो आपका भाई हाज़िर है। कोई मसला परेशानी हुई तो प्लीज़ बता दें, मैं आपकी इंशाल्लाह परेशानी पर हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे मेडिकल के लिए प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह आप सबको भी कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन।